ऑल राइट एवरीवन। तो मैंने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाते जो काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी हेल्पफुल रहे। मतलब हम क्या करें उसमें, हम सारे फॉर्मूलाज, पूरे एएफएम के सारे फॉर्मूलाज एकदम सुपर क्विक मैनर में रिवाइज कर लें। मतलब जैसे आपका एक फॉर्मूला बुक होता है ना, वैसे ही फॉर्मूला वीडियो है जिसको आप देखकर एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास 1 से 2 घंटे का टाइम है, राइट, आप इस वीडियो को फटाफट फटाफट देखकर चीजें एकदम क्विकली रिकलेक्ट कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा यार पूरा एएफएम के ऊपर मेरा कमांड आ गया, कंट्रोल आ गया, होल्ड आ गया, राइट। उस ऑब्जेक्टिव के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मैं खुद डाउटफुल हूं कि ये एक स्टूडेंट को कितना हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो आप सिंस अब आप इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे जेन्युइन बताओ कि क्या ऐसा एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जहां आपको सारे फॉर्मूलाज एक वीडियो में जल्दी से जल्दी टाइम पे मैं कंपाइल कर पाऊं, राइट। इज दिस वीडियो हेल्पफुल, एक बार जरूर बताना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम लोग जो नोट्स यूज करने वाले, दे आर दी आउट नोट्स, मतलब अपने क्लास के कॉन्सेप्ट्स नोट जो अपने सारी बैचेस में अक्रॉस ऑल द बैचेस यूज होते हैं। इस बुक का सॉफ्ट कॉपी आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, वो लिंक मैंने आपको डाल दिया है यहाँ पर, करेक्ट। तो अब सुपर अल्ट्रा फास्ट, तो भाई साहब पूरा एफएम आपको कंपाइल होता हुआ दिखेगा। मुझे खुद को नहीं पता वीडियो का ड्यूरेशन कितना जाएगा, क्योंकि मैं खुद ये काम फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। लेकिन आपको फायदा इसका तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर इस पे लिटरल लाइक्स मिले तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं और भी आपके लिए लेकर आ सकता हूं, करेक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल इन द क्लास, स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट कोई फॉर्मूला, लेकिन उसका एक फ्लो है, वो खुद में फॉर्मूला बन जाता है। रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस करो, जीपी आ जाता है। एडमिन जनरल माइनस करो, एबिटा आ जाता है। डेप्रिसिएशन माइनस करो, एबिट आ जाता है। एबिट के नाम में है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे पीबीटी आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे पैट आ जाएगा। ये वो पैट है जो प्रेफरेंस इक्विटी दोनों को डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करेंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। डिविडेंड माइनस करेंगे तो रिटेन अर्निंग आ जाएगा। इक्विटी शेयर का जब ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है तो ये वाला प्रॉफिट यूज किया जाता है, करेक्ट। तो ईपीएस इज इक्वल टू ईएएस, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो पैट और ईएएस बराबर हो जाता है, इसीलिए पैट डिवाइड बाय एन बोलते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर का कॉमन सेंस था कि भाई बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इक्विटी की वैल्यू कितनी, तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इक्विटी की टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लो और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, तो पर शेयर इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इक्विटी की वैल्यू या तो आप एसेट साइड से चले जाओ या लाइबिलिटी साइड से चले जाओ। एसेट साइड से जा रहे हो तो सारे एसेट लेना एक्सक्लूडिंग fictitious मतलब unamortized kind of expenses, minus outside liability minus preference will give you only equity का claim। या फिर आप डायरेक्टली इक्विटी का क्लेम ऐड कर दो कि भाई शेयर कैपिटल ले लो, रिटेन अर्निंग, रिजर्व सरप्लस एक्सेट्रा चीजें ले लो, और जो भी अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस उनको माइनस कर दो कि माइनस होने के बाद इतना इक्विटी का क्लेम बचेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी के ऊपर रिटर्न, बट ऑल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिनोमिनेटर में आएगा इक्विटी का पैसा कितना लगा है, न्यूमरेटर में आएगा उस पे कमाया कितना। अगर टोटलिटी बेसिस पे देखें तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इक्विटी का जो पैसा लगता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड कहते हैं, और उस पे जो पैसा हम कमाते हैं वो इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ईएईएस होता है। वही पर शेयर बेसिस पे ईपीएस डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर बनता है। मार्केट प्राइस से रिलेटेड मार्केट कैप का जो फॉर्मूला होता है भाई, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस। ऐसे ही फ्री फ्लोट मार्केट कैप का होता है, फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस। सर एक और पॉसिबिलिटी है टोटल मार्केट कैप और उसका एक परसेंटेज हो जो फ्री फ्लोट होल्डिंग है, तो टोटल मार्केट कैप में फ्री फ्लोट का परसेंटेज होल्डिंग मल्टीप्लाई करो तो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप आ जाता है। मार्केट प्राइस और पी रेशियो और ईपीएस के बीच का जो लिंकेज है वो होता है भाई एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस इज इक्वल टू पी। अब इस पूरे फॉर्मूलाज में कोई से भी 2 नंबर मिसिंग हो तो थर्ड नंबर, 2 नंबर अवेलेबल हो तो थर्ड नंबर फाइंड कर सकते हो। टोटल डिविडेंड को अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लो तो डिविडेंड पर शेयर होता है, जो परसेंटेज टर्म्स में 3 तरीके से बताया जा सकता है। डीपीएस डिवाइड बाय फेस वैल्यू, डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस और डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। न्यूमरेटर सबका सेम, डिनोमिनेटर मतलब बेस चेंज हो रहा है और उसका नाम चेंज हो रहा है। जब डीपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू होता है तो उसको डिविडेंड रेट कहते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस होता है तो यील्ड कहते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ ईपीएस होता है तो पे आउट कहते हैं। सर ईपीएस के 2 कंपोनेंट है, एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डीपीएस और दूसरा रिटेन कर लिया रिटेन अर्निंग। परसेंटेज टर्म्स में इसको डिविडेंड पे आउट रेशियो और इसको रिटेंशन रेशियो कहते हैं, जिसका टोटल इज इक्वल टू 1 या फिर 100। सर इसके अलावा बहुत सारे ये रेशियोज है जो अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो एक बार सुपर अल्ट्रा फास्ट इनको देखना। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, न्यूमरेटर में सेल्स आता है, रेवेन्यू आता है, डिवाइडेड बाय एवरेज। एसेट्स आते ना हो तो क्लोजिंग आ जाता है। डेटर टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में क्रेडिट सेल आता है, क्रेडिट सेल ना हो तो टोटल सेल ले लेना, डिवाइडेड बाय एवरेज। पहला
प्रेफरेंस है एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय, अगर ना हो तो क्लोजिंग डेटर। सर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर सीओजीएस होता है, सिर्फ कॉस्ट एलिमेंट लेना है, सेल्स एलिमेंट नहीं लेना है। सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज या फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी। एसेट टू सेल्स रेशियो और सेल्स टर्नओवर रेशियो में कंफ्यूज नहीं होने का। इसका नाम कितना क्लियर है, एसेट टू सेल्स रेशियो। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो डेट बाय इक्विटी होता है, एसेट टू सेल्स रेशियो एसेट डिवाइड बाय सेल्स होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जीपी डिवाइड बाय सेल, एबिट या फिर एबिट ऑपरेटिंग मार्जिन इज एबिट डिवाइड बाय सेल। वैसे ही एबिटा मार्जिन हालांकि यूज कभी नहीं हुआ, विल बी एबिटा डिवाइड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो दो मिलने जो दिखने वाले सम्स फॉर्मूलाज है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज डेट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड एज पर बैलेंस शीट। ये सब कुछ बैलेंस शीट बेस्ड चल रहा है अभी तक, करेक्ट। मार्केट प्राइस बेस्ड अभी तक आपने सिर्फ दो ही रेशियो सीखे हैं, एक है डिविडेंड यील्ड और एक है पी रेशियो। इसके अलावा अभी तक जो भी आपने सीखा सब कुछ बैलेंस शीट बेस्ड रेशियोज है। सर डेट रेशियो मतलब डेट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट प्लस इक्विटी। सर डेट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के डेट आ जाते हैं। अगर वो इंटरेस्ट पेइंग डेट है तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब आ जाता है। फिक्स्ड एंड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, नाम से समझना कि डिनोमिनेटर में जो इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस का जो डिविडेंड पे मुझे करना है उसको कवर करने के लिए न्यूमरेटर में कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, पैट प्लस इंटरेस्ट को ऐड बैक करना। पैट कैलकुलेट करते टाइम इंटरेस्ट माइनस हो जाता है तो उसको ऐड बैक करके बोलेंगे कि न्यूमरेटर में इतना प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर द थिंग्स टू बी पेड इन द डिनोमिनेटर। कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब बैलेंस शीट का रेशियो है कि एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमारे पास न्यूमरेटर में कितना अमाउंट ऑफ डेट या प्रेफरेंस शेयर अवेलेबल है। इसको आप लिंक कर सकते हो डेट इक्विटी रेशियो से। जहां पे डेट डिवाइड बाय इक्विटी होता है ये डेट के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी ले लेता है, तो डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय इक्विटी इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। ग्रॉस एनपीए रेशियो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ एमएनए में काम आते हैं। ग्रॉस एनपीए रुपी टर्म्स में कितना एंड एज अ परसेंटेज ऑफ एडवांसेस, एक बैंक लोन देता है उसको एडवांसेस कहते हैं और उसके ऊपर जो बेड डेट होते हैं उसको ग्रॉस एनपीए कहते हैं। तो उसका जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो इट बिकम रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का फंड कितना as compared to the risky weighted asset। risky weighted asset के ऊपर फर्दर डिस्कशन का भी कोई स्कोप नहीं है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के तीन कंपोनेंट होते हैं, रियल रिस्क फ्री रेट, इन्फ्लेशन प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम। ध्यान रखना अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम चेंज होगा तो रिस्क फ्री रेट भी चेंज होगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी चेंज होगा, आरएफ भी चेंज होगा, कोई और रेट भी चेंज होगा। रिस्क प्रीमियम चेंज होने से सिर्फ रिस्क ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता है, रिस्क फ्री रेट पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता। रियल रिस्क फ्री रियल रेट उसको बोलते हैं जब इन्फ्लेशन प्रीमियम उसमें इंक्लूडेड ना हो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न P1 माइनस P0 प्लस D डिवाइड बाय P0 होता है जिसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, कैपिटल गेन यील्ड और डिविडेंड यील्ड। P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 कैपिटल गेन यील्ड और D डिवाइड बाय P0 मतलब डिविडेंड यील्ड। आप रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस वाला ही थॉट है, बस लिखने का तरीका हमारा यहाँ पर बदल गया। परफेक्ट सर। इसके बाद आईआरआर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है सर। अगर मेरे पास इनफ्लो आउटफ्लो हो तो मुझे क्या करना होता है सर, इन फ्यूचर कैश इनफ्लोस को एक ऐसे रेट से डिस्काउंट करना होता है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल आउटफ्लो के बराबर आ जाए। वो रैंडम रेट हम ट्राई करते हैं, पहले 18, 19, 20 रैंडम रख के देखते हैं, ट्रायल एरर से जो वैल्यू आएगी फिर उसको इंटरपोलेट करते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर भी जस्ट बोलना था इसलिए बोल दिया। पॉइंट ये है आईआरआर का मतलब होता है कि हम क्या रेट ऑफ रिटर्न कमा पाएंगे अगर हम 100 रुपए आज लगाते हैं और 60 और 70 रिसीव करते हैं, तो कुछ तो कमा रहे हो ना, कितना कमा पाओगे वो आईआरआर बताता है। सर इंटरेस्ट की रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं, प्लीज समझना। रेट को जब 10% बोलते हैं इट इज ऑलवेज पर एनम, एग्जामिनर ना बोले तो भी पर एनम। और सर वो हमेशा ध्यान रखना उसका कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अभी साइलेंट है। जब वो बोलता है ना एनुअली कंपाउंडेड, सेमी एनुअली कंपाउंडेड, कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड, तब मतलब उसका कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है। तो एक हो गया सिचुएशन जब कंपाउंडिंग साइलेंट। अब कंपाउंडिंग अगर है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ई रेज़ टू आरटी का फॉर्मूला लगता है। डिस्क्रीट कंपाउंडिंग के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है वो बाद में सीखेंगे। बट जब भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअल, एनुअल, तो वो सारा एग्जाम्पल डिस्क्रीट का है। एएफएम में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और डेली कंपाउंडिंग दोनों को ही कंटिन्यूस माना जाता है जिसका फॉर्मूला ई रेज़ टू आरटी है। परफेक्ट, ठीक है सर। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको ये सीखना पड़ेगा, कहीं भी अगर सीएफएटी कैलकुलेट करना हो
राइट। तो पैट मतलब मेरा प्रॉफिट, मैं नॉन कैश चीज अगर हम ऐड बैक कर दें जैसे कि प्राइमरीली डिप्रीसिएशन, तो पैट में जब आप डिप्रीसिएशन ऐड बैक करते हो तो सीएफएटी आता है। अब पैट कैसे कैलकुलेट करना है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप सीख चुके हो। दूसरा फॉर्मेट ये रहा भाई आपके सामने, जहां सेल्स प्राइस में जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो पर यूनिट कॉन्ट्री आता है, नंबर ऑफ यूनिट माइनस कर दे मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल कॉन्ट्री आता है, फिक्स कॉस्ट डिप्रीसिएशन माइनस कर देते हो तो पीबीटी आता है, टैक्स माइनस कर देते हो तो पैट आ जाता है, और डिप्रीसिएशन ऐड बैक करते हो तो सीएफएटी आ जाता है। सर इसके अलावा दो बेसिक चीजें, किसी भी पर्टिकुलर ईयर के कैश फ्लो को रियल से नॉमिनल या नॉमिनल से रियल में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, उस पर्टिकुलर कैश फ्लो ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो लो, रियल कैश फ्लो लो, उसमें 1 प्लस इन्फ्लेशन टू द पावर n, उतने साल का इन्फ्लेशन का इफेक्ट दे दो जितने जोन से ईयर का कैश फ्लो, फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर का है तो 1 प्लस 5% का इन्फ्लेशन रेट मतलब 1.05 टू द पावर 3, थर्ड ईयर का कैश फ्लो इनटू 1.05 टू द पावर 3 विल बी थर्ड ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो। तो अगर नॉमिनल पता है, ये पता है तो आप रियल फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली रेट में ईयर का कुछ नहीं होता है, कैश फ्लो पर्टिकुलर ईयर के होते हैं, रेट तो पर एनम होता है, तो 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। परफेक्ट। सर इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज अपने को समझना है वो बेसिक इंपॉर्टेंट डे काउंटिंग रूल्स सुन लो, ये भी इस वीडियो के थ्रू चलो अच्छा है कवर हो ही जाएगा। सर बहुत सिंपल सी कहानी है, पूरे एएफएम में अगर आपको कहीं भी डेट्स, अब देखो मैं जो बता रहा हूँ वो जेनरिक इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट वही करता है, लेकिन ऐसे एक्सेप्शन 3 से 4 तो मैं खुद भी ढूंढ के बता दूंगा जहां एग्जामिनर ने डेट दिए, क्लियर डेट दिए, लेकिन यूज डेट्स नहीं मंथ कर लिया। मतलब 1 जैन को कोई चीज खरीदी, 28 फेब को कोई चीज बेची, तो कायदे से तो ये नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन बनता है ना, लेकिन उन्होंने 2 महीना मान लिया। बट ऐसा रेयर हुआ है, प्राइमरीली अगर डेट्स का काम है तो डेट्स दिया तो डेज मानना, और डेज नहीं दिया मंथ दिया तो मंथ चलने देना। परफेक्ट। अब सुनो, अगर डेज का कैलकुलेशन हो तो 365 आपको प्राइमरीली लेना है, एक साल में अज्यूम करना है। सिर्फ 3 जगह है पूरे एफएम में जहां आप 360 डेज लोगे। पहला डिस्काउंट यील्ड का कैलकुलेशन, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जो मनी मार्केट सिक्योरिटीज है उसमें जो डिस्काउंट यील्ड का कैलकुलेशन है वो 360 बेस्ड होगा। सेकंड एफआरए के कैलकुलेशन में आप 360 लोगे, और जेनरिक स्वैप जो आईआरआरएम में आता है वहां भी आप 360 लोगे, उसके अलावा सब 365 है। अब सर जब नंबर ऑफ डेज काउंट करने जाएंगे तो अब समझो किसी ने बोला 15 जैन से 15 नवंबर, तो रूल ये था स्टार्ट डेट काउंट मत करना, ये 61 डेज होंगे, मतलब 16 नवंबर से स्टार्ट करना, 16 को काउंट करना और 15 जैन तक पूरा काउंट करना। लेकिन सर एक सिचुएशन बनती है जहां 1 नवंबर से कोई डेट दी हो, तो 1 नवंबर एक स्टार्ट ऑफ द मंथ वाली फीलिंग देता है, और वहां पे 1 नवंबर को भी इंक्लूड करना और 15 जैन को भी इंक्लूड करना, दोनों डेज इंक्लूड करके कैलकुलेशन करना, ये डे काउंटिंग रूल्स था। सर कहीं मैथ लगाने की शायद जरूरत पड़ सकती, जैसे e रेस टू डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय e रेस टू 0.02 को आप e रेस टू नेगेटिव ऑफ 0.02 बोल सकते हो। अगर यहां सिमिलरली नेगेटिव होता तो इसको आप बोलते e रेस टू पॉजिटिव 0.02। करेक्ट। एक और सिचुएशन बाय चांस बन सकती है कि e रेस टू 0.05 डिवाइड बाय e रेस टू 0.02 क्या होता है, इट इज नथिंग बट e रेस टू 0.5 माइनस 0.02 विच इज e रेस टू 0.03। डर्टी पावर का कैलकुलेशन अभी इस वीडियो में नहीं सीख रहे सर। अब नेक्स्ट चीज जो आप सीखोगे वो है बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर। अगर शेयर किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर के लिए होल्ड किया जाता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड प्लस द सेलिंग प्राइस डिस्काउंटेड एट के विल बी द कैलकुलेशन। मतलब इंडिविजुअल कैश फ्लो लेना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करना, डीसीएफ आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन सर अगर इनफाइनाइट ईयर तक के कैश फ्लो है तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगाना, जिसके लिए डिस्काउंटिंग रेट होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं हो तो अर्निंग्स यील्ड, जैसे डिविडेंड यील्ड EPS बाय MPS था, अर्निंग्स यील्ड EPS डिवाइड बाय MPS है, जिसको 1/PE भी बोल सकते हैं। जीरो ग्रोथ मॉडल की बात करें तो D1 डिवाइडेड बाय के वाला थॉट आपको पता होगा, लेकिन सर अगर गॉर्डन्स मॉडल है तो D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। ग्रोथ किसकी लेनी है, डिविडेंड की। कहां से लेनी है, फर्स्ट ईयर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर तक। K का कैलकुलेशन आप सीख चुके हो। D1 अगर नहीं हो तो D0 इंटू 1 प्लस G ले लेना। एक चीज ध्यान रखना, अर्निंग्स की ग्रोथ का फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो इंटू ROE। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स के बीच में, समझो ये 2 पॉइंट्स है जिनके बीच की ग्रोथ की बात चल रही है, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के जो पे आउट रेशियो है अगर वो सेम है तो अर्निंग और
डिविडेंड की ग्रोथ सेम है, लेकिन अगर पे आउट रेशियो चेंज हो गया तो डिविडेंड की ग्रोथ डिफरेंट हो जाएगी अर्निंग्स की ग्रोथ से। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सर नेक्स्ट चीज सकेंगे, सर अगर वेरिएबल ग्रोथ मॉडल है तो आप एक पॉइंट आइडेंटिफाई करते हो जहां पे टर्मिनल वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। ऑल्टरनेटिव 1 और 2 दोनों में एक पॉइंट आइडेंटिफाई होता है, उस पॉइंट पे टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल, राइट। तो बचे हुए सारे कैश फ्लोज को मैन्युअली डिस्काउंट किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपने फॉर एग्जांपल 4th ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट की तो वो 5 से इंफिनिटी के सारे डिविडेंड को 4 पर ले आएगा, लेकिन इसका मतलब 1 2 3 और 4 इन चारों डिविडेंड्स को मैन्युअली डिस्काउंट करना पड़ेगा अलोंग विद द टर्मिनल वैल्यू, ब्रिंग देम टू 0 पॉइंट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर। सर एच मॉडल पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन है एफसीएफएफ। एफसीएफई कितना सिंपल है, ध्यान से देखना। एफसीएफएफ नोपैट से स्टार्ट होता है, एफसीएफई पैट से स्टार्ट होता है, बाकी चीजें कॉमन चलेगी। डिप्रिसिएशन दोनों में ऐड होता है, वर्किंग कैपिटल दोनों में माइनस होता है, कैपेक्स दोनों में माइनस होता है। फिर फर्क ये आ जाता है कि एफसीएफई में डेट और प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड पेमेंट्स भी एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो सर अगर कोई पेमेंट बोरोइंग लिया या रीपेमेंट है तो बोरोइंग मतलब इनफ्लो, रीपेमेंट मतलब आउटफ्लो, वो एडजस्ट कर देते हैं। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया वो माइनस कर देते हैं। प्रेफरेंस वालों से पैसा इशू किया तो इनफ्लो है और उनको रिडीम किया तो आउटफ्लो, ऐसे करके एफसीएफएफ एफसीएफई आता है। एफसीएफएफ सबको बिलोंग करता है इसीलिए उसका डिस्काउंटिंग रेट केओ या वैक होता है। एफसीएफई इक्विटी को बिलोंग करता है, उसका डिस्काउंटिंग रेट के ही होता है। केओ मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट वेट ऑफ डेट, जहां वेट्स कैसे लेना है, कैपिटल स्ट्रक्चर टारगेट वाला दिया हो तो वो, अदरवाइज मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफएफ को वैल्यू ऑफ फर्म कहते हैं, जो सबकी वैल्यू हो गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफई को वैल्यू ऑफ इक्विटी कहते हैं, जो सिर्फ इक्विटी की वैल्यू हो गई। परफेक्ट, एक सेकेंड देना, राइट। सर अगेन वो जो 3 मॉडल्स आपने कैश फ्लो में सीखे हैं, डिविडेंड डिस्काउंट में सीखे हैं, वही 3 मॉडल है, इसलिए उनके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक है कांस्टेंट कैश फ्लो मॉडल मतलब जीरो ग्रोथ मॉडल, एक कांस्टेंट ग्रोथ मतलब वो गॉर्डन्स वाला फॉर्मूला, और एक है वेरिएबल ग्रोथ मतलब टर्मिनल वैल्यू। एक बात जरूर ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर वैल्यू ऑफ डेट और प्रेफरेंस मार्केट वैल्यू माइनस कर दी तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है, या फिर इक्विटी की मार्केट वैल्यू में डेट और प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू ऐड कर दो तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। वैल्यू ऑफ फर्म को एंटरप्राइज वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिक्स मत करना। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो वैल्यू ऑफ फर्म या इक्विटी है, वो एंटरप्राइज वैल्यू एक अलग कहानी, वो उधर चल के सीखेंगे। सर एनएवी वैल्यूएशन बहुत सिंपल है, सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू ले लो, फिक्टिशियस मत लेना, सारी लाइबिलिटीज की वैल्यू माइनस कर दो और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू माइनस कर दो तो इक्विटी की टोटल वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। जहां मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं हो बुक वैल्यू ले लेना। अगर एग्जामिनर ने कंटिंजेंट लायबिलिटी दी है तो उसको भी कंसीडर करना। प्रेफरेंस पे शेयर की वैल्यू माइनस करना मत भूलना। अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल में अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मॉडल है जो स्टार्ट होता है रिपोर्टेड पीबीटी। जो कंपनी का प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आया था पीबीटी, उसमें से एक्सेप्शनल चीजें रिवर्स करना है, जो फ्यूचर एडिशनल इनकम एक्सपेंसेस उनका इफेक्ट देना है। फ्यूचर मेंटेनेबल पीबीटी आ जाएगा, उसमें से फ्यूचर टैक्स रेट माइनस कर देंगे तो पैट आ जाएगा, जिसको आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हो, जिसको कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द बिजनेस आएगी। टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, यहां वैल्यू ऑफ बिजनेस वर्ड यूज करते हैं, वहां वैल्यू ऑफ फर्म वर्ड यूज करते हैं। अगर केओ आपका कैपिटलाइजेशन रेट है तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी, और अगर केई आपका कैपिटलाइजेशन रेट है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। ये बात ध्यान रखना। अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस आई है तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस जब अगर आपने माइनस कर दी तो बची हुई वैल्यू इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो पर शेयर वैल्यू। वॉल्टर्स मॉडल सिंपल था सर, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग वाला जो पार्ट है ना, ई माइनस डी इंटू आरओई मल्टीप्लाई करना, के डिवाइड करना, पूरा न्यूमरेटर आ जाएगा, उसको एक और बार के से डिवाइड करना। यह आपका वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला था। रिलेटिव वैल्यूएशन भी बहुत इजी है सर, जिस कंपनी का वैल्यूएशन करना है उसका कोई भी फाइनेंशियल पैरामीटर ले लो, जैसे उसका ईपीएस ले लो, बुक वैल्यू ले लो, सेल्स ले लो, ईवी ले लो, एबिटा ले लो, कुछ भी ले लो, और उसमें रेशियो मल्टीप्लाई कर दो जो उस पैरामीटर पर बेस्ड है। मतलब अगर आपने आपका ईपीएस लिया है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेना, अगर आपने आपका बुक वैल्यू लिया तो इंडस्ट्री का या फिर पीयर फर्म का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लेना। सिमिलरली अगर आपने आपका एंटरप्राइज वैल्यू लिया तो इंडस्ट्री का ईवी मल्टीपल या ईवी टू एबिटा रेशियो जिसको बोलते हैं वो लेना। तो सर एक कॉमन सेंस है, जब आप इक्विटी मल्टीपल मल्टीप्लाई करोगे, जैसे पी रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो इक्विटी की वैल्यू होगी, और यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करोगे तो जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो एंटरप्राइज की वैल्यू होगी। मतलब सबकी कलेक्टिव वैल्यू विद द इफेक्ट ऑफ कैश। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला सीखना, enterprise value is market value of equity plus market value of debt plus market value of preference minus cash and cash equivalent enterprise value है। तो अगर मुझे enterprise value पता है तो इन तीनों को एडजस्ट करके मैं market value of equity फाइंड कर सकता हूं फेयर, जो होनी चाहिए।
परफेक्ट सर। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट डिस्कशन हमें करना है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है, जो बोलता है सर नोपैट विच इज एबिट कंपनी का अगर है अवेलेबल तो उसमें डायरेक्टली 1 माइनस टी कर दो, जो भी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें वैक मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली अगर आप माइनस करोगे बाद वाला पार्ट तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगा। सर आपको इसमें जो कंसिडर करना है वो बुक वैल्यूज कंसिडर करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कहानियां हैं। प्राइमरीली बुक वैल्यू कंसिडर करने पे हमारा आंसर इंस्टीट्यूट से मैच होगा, इसके चांसेस ज्यादा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर, डेट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर सारे कैपिटल प्रोवाइडर की बुक वैल्यू को ऐड कर देना। सर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सर अगर एग्जामिनर ने मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट दिया है कि मेरे पास ये पर्टिकुलर एसेट है जिसका बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं आया, तो अगर उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट देंगे तो डू यू एग्री इक्विटी की वैल्यू इन द बैलेंस शीट इन द बुक्स बढ़ जाएगी? हाँ, तो वो बढ़ी हुई इक्विटी की वैल्यू एज पर बुक्स लेना। सर केडी का कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी होता है, केई का कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं, और वेटेड एवरेज करने का फॉर्मूला अगर परसेंटेज में हो तो आसान है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट वेट ऑफ डेट। अगर परसेंटेज में ना हो तो इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट एंड डेट डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट, एब्सोल्यूट अमाउंट में हो तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। परफेक्ट सर। इसके बाद एक डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट एक ईवीए के क्वेश्चन में आता है, जिसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज एबिट डिवाइड बाय पीबीटी। याद करने का सिंपल तरीका होता है सर इंटरेस्ट के ऊपर वाला नंबर विच इज एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के नीचे वाला नंबर इन द इनकम स्टेटमेंट पीबीटी। तो ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला इज द फॉर्मूला। सर मार्केट वैल्यू एडेड सिंपल है कि जो भी मेरे कैपिटल प्रोवाइडर है उन सबकी मार्केट वैल्यू कितनी माइनस मेरे सारे कैपिटल प्रोवाइडर की बुक वैल्यू कितनी। सर इसके बाद एक फॉर्मूला है राइट्स का। राइट्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि सर मार्केट में राइट शेयर इशू होने के जस्ट बाद जो मेरी प्राइस रहेगी जिसको एक्स राइट प्राइस कहते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि फिलहाल एक्स राइट के राइट्स के पहले प्राइस क्या थी और नंबर ऑफ शेयर कितने थे। राइट शेयर जब इशू किए गए तो किस प्राइस पे इशू किए गए और कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द डिनोमिनेटर। सर N0 N1 लॉजिक बहुत सिंपल था, मार्केट वैल्यू राइट्स के पहले की प्लस राइट्स की वजह से जो मार्केट वैल्यू ऐड होगी विल बी द टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर द राइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर द राइट। सर एक इसके बाद कॉमन सेंस आता है कि सर हर एक राइट जो आपको मिला उसकी वैल्यू कितनी, तो सिंपल है मार्केट में शेयर की प्राइस, उस राइट शेयर की प्राइस आफ्टर राइट हो जाएगी एक्स राइट प्राइस माइनस वही शेयर एक बंदा जो राइट खरीद रहा है, जिसको आप अपना राइट रेनाउंस कर रहे हो, वही शेयर वो इश्यू प्राइस पे खरीद सकता है। तो सस्ते में खरीदेगा जबकि उसकी मार्केट में वैल्यू एक्स राइट प्राइस हो जाएगी, तो डिफरेंस इज द वैल्यू ही विल बी रेडी टू पे यू व्हेन यू अनाउंस योर राइट टू हिम। सो दिस इज एवरीवन इन द क्लास द वैल्यू ऑफ राइट अलोन। इसके बाद गेन लॉस के कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला नहीं है। सर बायबैक से रिलेटेड इतने बेसिक फॉर्मूलाज है कि कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। आप बोलोगे नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक कितने होते कि भाई टोटल बायबैक का अमाउंट कितना है जितना मैं आपको पास ऑन करने वाला हूँ, और हर एक शेयर कितने पे बायबैक करूंगा वो बायबैक प्राइस विल गिव मी द नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक। तो आफ्टर बायबैक शेयर कितने होंगे, प्री बायबैक जितने थे माइनस द नंबर ऑफ शेयर विच आर बॉट बैक। सर पोस्ट बायबैक पैट डिवाइडेड बाय पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ शेयर विल बी ईपीएस। अब पोस्ट बायबैक पैट क्या होगा कि भाई बायबैक के पहले जो पैट था वो तो है ही, लेकिन अब बायबैक के बाद क्या होगा कि अगर हमने या तो इंटरेस्ट लूज किया या पे किया तो 1 माइनस टी के इफेक्ट के साथ अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे इट विल बी पोस्ट बायबैक पैट डिवाइड बाय पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ शेयर। सिमिलरली मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू के लिए कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, नंबर ऑफ शेयर इनटू एमपीएस मार्केट वैल्यू होता है और ईपीएस इनटू पी मार्केट प्राइस होता है। जस्ट दैट टेक ऑल द पैरामीटर्स आफ्टर बायबैक। सर इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि एबिट लेवल पर बायबैक के पहले और बायबैक के बाद का प्रॉफिट सेम होता है, लेकिन एबिट के नीचे जब एक बार इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है तो पीबीटी लेवल पर प्रॉफिट्स बायबैक के पहले और बायबैक के बाद अलग होने लग जाता है। दैट वाज एवरीथिंग अबाउट इक्विटी बिजनेस वैल्यूएशन। अब बात आती है मर्जर्स एक्विजिशन चैप्टर पे। अराउंड 30 मिनट्स लग गए टू रिकॉर्ड अ चैप्टर, मतलब अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं जाऊं तो ये तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा एटलीस्ट। अब थोड़ा स्पीड अप करता हूं और वही पर्टिकुलर चीजें बताता हूं जो एकदम फॉर्मूला ड्रिवन है, कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। सर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए वो टारगेट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर इनटू उनके एक्सचेंज रेशियो की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर एक और तरीका है कि सामने वाले के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और सामने वाले को हर शेयर कितना वैल्यू पहुंचाना है, समझो उनकी मार्केट प्राइस इतना पहुंचाना है, तो ऐसे करके आ जाता है उसको टोटल पीसी कितना देना है। अब उसी टोटल परचेज कंसिडरेशन को अक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर से जब मैं डिवाइड कर देता हूं कि हर एक शेयर इतने का है तो पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इश्यू करना है। प्लीज ध्यान रखना, अगर सिनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो बहुत सिंपल है सर, सिनर्जी या तो अर्निंग्स की टर्म्स में होगी या वैल्यू की टर्म्स में। अगर अर्निंग्स की टर्म्स में हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे यार
अर्निंग्स मर्जर के बाद कितनी माइनस मर्जर के पहले की दोनों की अर्निंग्स का सम कितना, तो जितना भी एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट हुआ वो सिनर्जी इन अर्निंग और सेम थिंग इन केस ऑफ वैल्यू। सर अब बात आती है कि पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसे कैलकुलेट करें। थ्रू आउट एक ही कॉमन सेंस चलेगा, मर्जर के बाद का पैट डिवाइड बाय मर्जर के बाद के नंबर ऑफ शेयर। अब अगर स्टॉक डील है तो नीचे शेयर्स में मेरे शेयर प्लस जो आपको इशू किए वो आ जाएंगे, अगर कैश डील है तो सिर्फ मेरे शेयर आएंगे। सिमिलरली न्यूमरेटर में अगर स्टॉक डील है तो मेरी अर्निंग प्लस आपकी अर्निंग आ जाएगी, और अगर कैश डील है तो मेरी अर्निंग प्लस आपकी अर्निंग माइनस, सिंस आपको कुछ कैश पे करेंगे तो उसके ऊपर शायद वो इंटरेस्ट में लूज कर दूं क्योंकि वो कैश कहीं से मैं बोरो करके लाऊंगा, तो ये कॉमन सेंस अलाइव रखोगे आपका काम हो जाएगा। मेरा पैट आपका पैट सिनर्जी इन अर्निंग डिवाइड बाय मेरे शेयर प्लस आपको कितने इशू किए गए वो ये शेयर है। सर ऐसे इक्विवेलेंट ईपीएस मतलब नहीं पता, एक पोस्ट मर्जर ईपीएस इनटू द एक्सचेंज रेशियो इज इक्विवेलेंट ईपीएस। गेन लॉस का फॉर्मेट आपको पता है भाई, दोनों के पोस्ट में से दोनों के प्री माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली गेन लॉस पर शेयर आ जाता है। सर अगर एग्जामिनर ब्रेक इवन पूछ ले कि मेरा ईपीएस मेंटेन रहे, मेरा ईपीएस डिमिनिश ना हो, लॉस इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ना हो, तो टारगेट का ईपीएस डिवाइड बाय एक्वायरर का ईपीएस इज द फॉर्मूला। सर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फॉर्मूला नहीं, थॉट प्रोसेस चाहिए। मैक्सिमम वाला सोचता है एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो में देने के लिए रेडी हूं कि मर्जर के बाद का मेरा ईपीएस मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस, एक्वायरर बोलता है मैक्सिमम इट्स एटलीस्ट इक्वल टू प्री मर्जर ईपीएस। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने सीखा है, वो प्री के बराबर होना चाहिए, एक्सचेंज रेशियो फाइंड कर लेना। सिमिलरली मिनिमम कौन सोचता है, टारगेट, वो क्या बोलता है ईपीएस के टर्म्स में कि मर्जर के बाद जो मेरा ईपीएस रहेगा वो इक्विवेलेंट ईपीएस होगा, तो माय इक्विवेलेंट ईपीएस इज एटलीस्ट इक्वल टू माय प्री मर्जर ईपीएस। इस पूरी कहानी में सिर्फ एक्सचेंज रेशियो मिसिंग होगा, वो बैक कैलकुलेट कर लेना। सर अगर कैश डील है तो मेरा पैट प्लस आपका पैट प्लस सिनर्जी इन अर्निंग्स, ये सब तो मेरी है ही, लेकिन आपको कैश दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट लूज होगा। टोटल आपको कितना कैश दिया, आपके नंबर ऑफ शेयर इनटू पीसी पर शेयर। सर उस पर एक पर्टिकुलर रेट, इतना अमाउंट ऑफ मेरा बोरोइंग है फॉर एग्जाम्पल, उस पर एक पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट अगर मैंने पे किया तो उस पर 1 माइनस टी मतलब आफ्टर टैक्स इफेक्ट के साथ इतना मेरा टोटल इंटरेस्ट लूज हो जाने वाला है। तो मेरा मर्जर के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, न्यूमरेटर इतना बचेगा जो सिर्फ मेरे ही नंबर ऑफ शेयर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेबल है क्योंकि आपको तो कैश दे दिया। दैट इज पोस्ट मर्जर ईपीएस। गेन लॉस का लॉजिक सेम है और सर मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक सेम है। हर बार मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक यही रहेगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस इज इक्वल टू प्री मर्जर ईपीएस, राइट। बस फर्क इतना सा है, अगर पोस्ट मर्जर ईपीएस कैश डील का है तो फॉर्मूला कैश डील का लग जाएगा, यही अगर पोस्ट मर्जर ईपीएस स्टॉक डील का था तो फॉर्मूला स्टॉक डील वाला लग जा रहा था। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा है वो फॉर्मूला चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। सर सिमिलरली पोस्ट मर्जर एमपीएस कैलकुलेट करने के दो तरीके होंगे, या तो हम अर्निंग्स के रास्ते से जाएंगे या वैल्यू के रास्ते से जाएंगे। जब वैल्यू की डिटेल्स दी होगी तो वैल्यू के रास्ते से जाएंगे, अदरवाइज अर्निंग्स के रास्ते। कॉमन सेंस यही चलेगा, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, ये ब्रॉड कॉमन सेंस समझ लो। पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू मतलब मर्जर के बाद की मार्केट वैल्यू कितनी डिवाइड बाय मर्जर के बाद के शेयर कितने। अगर स्टॉक डील है, कोई सा भी तरीका ले लो भाई, अर्निंग्स के रास्ते से जाओ, वैल्यू के रास्ते से जाओ, जहां से भी जाओ, अगर स्टॉक डील है तो कैश डील है तो डू यू एग्री डिनोमिनेटर में सिर्फ मेरे शेयर्स आएंगे क्योंकि आपको तो कैश दे दिया। लेकिन अगर स्टॉक डील है तो मेरे शेयर्स आएंगे प्लस आपको जो शेयर्स इशू कर दिए गए वो भी आएगा। सर सिमिलरली अगर मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं, न्यूमरेटर मार्केट वैल्यू दो तरीके से फाइंड करेंगे। अगर अर्निंग्स के रास्ते से गए तो मेरा पैट प्लस आपका पैट प्लस सिनर्जी इनपैक्ट टोटल पोस्ट मर्जर पैट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट मर्जर पीई। तो आपका डील कोई सा भी हो, स्टॉक डील हो या कैश डील हो, फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू अर्निंग्स के रास्ते से ऐसे ही आएगा। कैसे, मेरा पैट आपका पैट सिनर्जी इनपैक्ट राइट इनटू पोस्ट मर्जर पी। लेकिन सर अगर कैश डील है तो याद रखना पोस्ट मर्जर पैट में से इंटरेस्ट चला जाता है, जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हो, करेक्ट। और सर अगर वैल्यू के रास्ते से आया तो हाँ, मेरी वैल्यू प्लस आपकी वैल्यू प्लस सिनर्जी इन वैल्यू, ये पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन अगर कैश डील हुआ तो कैश आपको पे करेंगे तो वो कैश हम माइनस कर देंगे, माइनस कैश पेड विल बी द पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू। बस इसी के वेरिएशंस आपको समझना है। सर अगर पैट वाइज गए तो पोस्ट मर्जर पैट इनटू पोस्ट मर्जर पी। अब सर पोस्ट मर्जर पैट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक डील में आपको सीख चुके हो, पोस्ट मर्जर पैट कैसे कैलकुलेट करते हैं कैश डील में सीख चुके हो। दोनों कॉन्सेप्ट जस्ट अभी सीखे हैं आपने, वो क्लियर है, वही अप्लाई करना है, काम हो गया। डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, स्टॉक डील है तो अपन दोनों के शेयर, कैश डील है तो सिर्फ आपका शेयर, मतलब इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम आएगा, हाँ देखो यहाँ भी गेन लॉस आएगा, लॉजिक वही है। पहले ईपीएस के टर्म्स में सोचना था, अब एमपीएस के टर्म्स में कि भाई मर्जर के बाद मेरी और आपकी पर शेयर वैल्यू कितनी, माइनस मर्जर के पहले आपकी और मेरी पर शेयर वैल्यू कितनी थी, पर शेयर गेन लॉस आ गया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दिए तो टोटल गेन लॉस आ गया, राइट। अब एक चीज हमेशा यहाँ ध्यान रखना,
सर मैक्सिमम मिनिमम वहां ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहाँ एमपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका लॉजिक सेम है। आप बोलोगे भाई मेरा पोस्ट मर्जर एमपीएस एटलीस्ट इक्वल टू प्री मर्जर एमपीएस रहे, एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो हम देने के लिए रेडी है। फर्क इतना सा पड़ेगा कि पोस्ट मर्जर एमपीएस कैलकुलेट करते टाइम वो फॉर्मूला लगाना जिसमें आप खड़े हो। अगर आप कैश डील में खड़े हो तो कैश डील वाला फॉर्मूला लगाना, अगर आप स्टॉक डील में हो तो स्टॉक वाला फॉर्मूला लगाना, अगर आप अर्निंग्स के रास्ते से जा रहे हो तो अर्निंग्स के रास्ते वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर आप वैल्यू के रास्ते से जा रहे हो तो वैल्यू के रास्ते वाला फॉर्मूला लगाना। बट लॉजिक सेम रहेगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस इज इक्वल टू प्री, एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो या फिर ऐसा कैश पर शेयर फाइंड आउट करके बताएंगे। कॉमन सेंस। मिनिमम में भी मिनिमम टारगेट बताता है, उसका लॉजिक भी सेम रहेगा। वो बोलेगा मेरा इक्विवेलेंट एटलीस्ट मेरे प्री मर्जर के बराबर हो। अब इक्विवेलेंट कैसे फाइंड होता है? पोस्ट मर्जर एमपीएस में जब आप एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हो तो इक्विवेलेंट आ जाता है। अब पोस्ट मर्जर एमपीएस कैसे फाइंड करता है, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। कैश डील है तो उसके अकॉर्डिंग वाला फॉर्मूला, स्टॉक डील है तो अपने अकॉर्डिंग वाला फॉर्मूला। वो सारे फॉर्मूलाज के वेरिएशन मैंने आपको यहाँ पे एक बार के एक्सप्लेन कर दिए, और भी मैं आगे एक्सप्लेन करने जाऊंगा। परफेक्ट, ठीक है सर। जैसा कि मैंने बताया, अगर कैश डील है तो क्या करोगे, पैट इनटू अर्निंग्स के रास्ते से क्या होता है, पोस्ट मर्जर पैट इनटू पोस्ट मर्जर पी, और पोस्ट मर्जर पैट क्या होगा, मेरा पैट आपका पैट, सिनर्जी इन अर्निंग्स, माइनस जो इंटरेस्ट पे किया क्योंकि वो कैश हम बोरो करके लाए थे वो पैट में से कम हो जाएगा, इनटू द पोस्ट मर्जर पी विल बी पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय सिर्फ अक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर। पोस्ट मर्जर वही रहेंगे क्योंकि आपको कैश दे दिया। ये सेकंड फॉर्मूला अभी के लिए इतना रेलेवेंट नहीं, बट फिर भी एक बार अपने लेवल पर आप देखना। सर वीडियो पॉज करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। सर नेक्स्ट, तो चलो सर कैश डील तो हो गया, बाकी सब भी हो गया। सर अगर आप वैल्यू के रास्ते से जाना हो तो वैल्यू के रास्ते से जाना हो, और स्टॉक डील है तो कॉमन सेंस की बात है भाई, मेरी वैल्यू प्लस आपकी वैल्यू प्लस सिनर्जी इन वैल्यू टोटल वैल्यू, माइनस मेरे शेयर प्लस आपको जो इशू किए गए वो वाले शेयर। सर पोस्ट मर्जर एमपीएस वैल्यू के रास्ते से ये होता है स्टॉक डील में। सर यही कैश डील होती तो सिंपल है, जितना कैश पे किया वो माइनस कर दो और डिनोमिनेटर में सिर्फ मेरे एक्वायरर के शेयर ले लो, ये फॉर्मूला बन गया। यही कैश डील होता तो कैश माइनस हुआ, डिनोमिनेटर में सिर्फ मेरे शेयर बच गए, ये काम हो गया। प्लीज समझना मैक्सिमम मिनिमम का थॉट सेम है। पोस्ट मर्जर एमपीएस इज इक्वल टू फ्री, फर्क इतना सा है बस पोस्ट मर्जर एमपीएस के कैलकुलेट करने का तरीका बदल गया। सिमिलरली अगर कैश डील है तो मेरी वैल्यू आपकी वैल्यू सिनर्जी इन वैल्यू माइनस कैश पेड कर दो डिवाइड बाय सिर्फ मेरे शेयर। पोस्ट मर्जर प्री मर्जर सॉरी मैक्सिमम मिनिमम का सिर्फ थॉट सेम रहेगा, फॉर्मूला बदलेगा। सर पोस्ट मर्जर एमपीएस का तरीका बदल गया बट लॉजिक वही है, पोस्ट इज इक्वल टू प्री। पोस्ट मर्जर में इस बार कैश टोटल कितना पे किया वो माइनस कर दिया, जो मुझे बैक कैलकुलेट करना है मैक्सिमम कैश पर शेयर में। सर एनपीवी फ्रॉम द मर्जर, कॉस्ट ऑफ द मर्जर, जिसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और टेक ओवर भी बोलते हैं, प्लीज ये फॉर्मूला नहीं सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। ए लिमिटेड के गेन को एनपीवी फ्रॉम द मर्जर कहा जाता है, टी लिमिटेड के गेन को कॉस्ट ऑफ मर्जर, कॉस्ट ऑफ टेक ओवर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहा जाता है। सर दैट वाज एवरीथिंग इन दिस। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बॉन्ड कौन से टाइप का है। अगर टाइम लाइफ दियो और कूपन नहीं दिया मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, लाइफ भी दिया कूपन भी दिया मतलब कूपन बेयरिंग कन्वेंशनल बॉन्ड, और अगर लाइफ नहीं दी और कूपन दिया मतलब इनफाइनाइट इररिडीमेबल बॉन्ड। सर बेसिक लॉजिक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जीरो कूपन बॉन्ड में एक ही फ्यूचर कैश फ्लो है, रिडम्पशन वैल्यू। अगर 1 + YTM टू द पावर n से डिवाइड कर दिया तो प्रेजेंट वैल्यू। कूपन बेयरिंग बॉन्ड में सारे कूपन्स में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर आप मल्टीप्लाई कर दो या फिर एन्युइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हर साल की कूपन सेम है तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती। परपेचुअल बॉन्ड में कूपन डिवाइड बाय YTM, परफेक्ट अमोर्टाइज बॉन्ड इग्नोर कर दो। सर सिमिलरली अगर YTM यील्ड फ्रॉम द बॉन्ड की बात आए, यील्ड के कैलकुलेशन में वह सारे सेम फॉर्मूला है बट इस बार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो मतलब CMP पता रहेगा और YTM बैक कैलकुलेट करेंगे। जैसे फ्यूचर वैल्यू जो मेरी फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं करता हूं तो CMP आता है। तो अगर मुझे CMP पता है तो 1 + YTM टू द पावर n में YTM बैक कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी यील्ड टू मैच्योरिटी। कूपन बेयरिंग बॉन्ड में सेम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कूपन्स को आप डिस्काउंट करते थे तो डिस्काउंट में डिस्काउंटिंग रेट YTM होता था। अगर मुझे CMP पता है तो YTM कितना होगा बैक कैलकुलेट करना है, बट यहाँ आप ट्रायल एंड एरर यूज करोगे, दो रैंडम YTMs ट्राई करोगे, उसमें आपका वैल्यू आ जाएगा, उन वैल्यूज को इंटरपोलेट करके फाइंड आउट करोगे कि एक्चुअल CMP पे YTM कितना होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है तो वो भी यूज कर सकते हो, जिसका फार्मूला सिंपल, कूपन हर साल कूपन कितना मिला प्लस हर साल का कैपिटल गेन कितना, तो टोटल कैपिटल गेन होता है रिडम्पशन वैल्यू मतलब कितने पे रिडीम हुआ माइनस कितने पे परचेज किया या तो इश्यू प्राइस या CMP टोटल कैपिटल गेन है। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया तो पर ईयर का कैपिटल गेन प्लस पर ईयर का कूपन गिव मी पर ईयर की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय माय एवरेज इन्वेस्टमेंट। आज जो पैसा लगाया वो CMP है लेकिन फाइनल जो रिडीम होगा वो रिडम्पशन वैल्यू, इन दोनों का एवरेज करेंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेट फार्मूला परपेचुअल बॉन्ड इज कूपन डिवाइड बाय YTM।
परफेक्ट। अब एक चीज सुनना, चलो डिटेल में नहीं जाते, आई थिंक अभी के लिए इतना सफिशिएंट है लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। बट एक चीज प्लीज ध्यान रखना सर, ये जो YTM है ये पीरियोडिक YTM है। क्यों? क्योंकि आपने कूपन्स वगैरह जो भी डिटेल्स ली वो पर पीरियड है। सर समझो अगर कूपन सेमी एनुअल है तो YTM जो कैलकुलेट होकर आएगा वो भी सेमी एनुअल है। पर्टिकुलरली इसके लिए बोल रहा हूं मैं, कूपन बेयरिंग बॉन्ड के लिए। अगर कूपन सेमी एनुअल है तो YTM भी सेमी एनुअल हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसको एनुअलाइज करने के लिए अगर सेमी एनुअल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में यूज आ सकती है, सर कूपन और YTM जब बराबर होते हैं ना तो बॉन्ड की मार्केट में जो प्राइस होती है वो उसकी फेस वैल्यू के बराबर होती है। तो एग्जामिनर अगर बोले एक बॉन्ड इशू किया जहां पे कूपन इज इक्वल टू YTM, तो इशू प्राइस मन में ही समझ जाना कि भाई फेस वैल्यू के बराबर उसका इशू प्राइस है या फिर CMP है। परफेक्ट। रियलाइज्ड यील्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, वैल्यूएशन बिटवीन द कूपन डेट्स के बीच में के ऊपर क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करता हूं, या फिर उसके ऊपर भी नहीं कर रहा हूं। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पॉज करके, अगर आपको पहले से कंफर्ट है तो आप 1 मिनट पॉज करके खुद रिवाइज कर सकते हो, राइट। आपको पता है कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया जहां मैंने बताया कि वो कौन से 25 लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप C कैटेगरी में डालोगे। वो C कैटेगरी के टॉपिक्स जो जो मुझे लगेंगे कि मैं छोड़ सकता हूं वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, पॉज करके आप अपने लेवल पर कवर कर लेना। परफेक्ट। 1 मिनट दीजिए मुझे, अब आई नीड टू हैव वाटर बिफोर आई गो हेड, गिव मी अ मिनट। चलो भाई डन, तो आ जाओ। अब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कूपन डेट्स की बात हो गई सर, अब बात आती है वैल्यूएशन यूजिंग स्पॉट फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस था, ये फॉर्मूला के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो जाएगा कि भाई जो भी फ्यूचर कूपन्स और रिडम्पशन वैल्यू उनको डिस्काउंट करना है। स्पॉट रेट का फंडा ये होता था कि हर पर्टिकुलर पीरियड का मैच्योरिटी का एक स्पॉट रेट होता था, तो इस कूपन को उस रेट से डिवाइड करो जो 1 साल का स्पॉट रेट है, सेकंड ईयर के कूपन को सेकंड ईयर के रेट से डिस्काउंट करो, थर्ड ईयर के कूपन और रिडम्पशन वैल्यू को थर्ड ईयर के स्पॉट रेट से डिवाइड करो। फर्स्ट ईयर का स्पॉट रेट जो भी है, फॉर एग्जांपल 5%, तो फर्स्ट ईयर का कूपन डिवाइड बाय 1.05 टू द पावर 1, सेकंड ईयर का कूपन डिवाइड बाय, सपोज सेकंड ईयर का रेट 5.5% है तो 1.055 टू द पावर 2 एंड सो ऑन, राइट। सर अगर मुझे स्पॉट रेट का कैलकुलेशन, अगर स्पॉट रेट गिवन और उसकी मदद से फॉरवर्ड रेट का कैलकुलेशन करना था तो ये खुद में एक फॉर्मूला नहीं, एक थॉट प्रोसेस है कि दोनों फ्यूचर वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ऊपर वाली फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस ये वाले पीरियड का रेट फॉर दिस टाइम पीरियड इनटू 1 प्लस फॉरवर्ड रेट जो मेरे पास अवेलेबल नहीं, जो कैलकुलेट करना है फॉर दिस टाइम पीरियड। तो सपोज ये वाला टाइम पीरियड 1 साल है, ये वाला टाइम पीरियड 1 साल है, ये भी 1 साल है, ये 2 साल है, तो 1.05 टू दी पावर 1 1 साल की कंपाउंडिंग, 1 प्लस वॉट एवर इज द फॉरवर्ड रेट टू दी पावर 1 एक और साल की कंपाउंडिंग, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 5.5% जो 2 साल का रेट है टू दी पावर 2 फॉर एग्जाम्पल। अब प्लीज कनेक्ट करना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, कोई ऐड मत कर देना, यहाँ कंपाउंडिंग होती है तो ही तो मल्टीप्लीकेशन होता है। अब ये पूरी इक्वेशन में एक ही नंबर मिसिंग है, फॉरवर्ड वैल्यू, फॉरवर्ड रेट, वो आप बैक कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम स्पॉट। सर नाउ वैल्यूइंग द बॉन्ड यूजिंग फॉरवर्ड रेट, हर पर्टिकुलर कूपन को आपको 0 पॉइंट पे लाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये आपके पास इंडिविजुअल ईयर के रेट अवेलेबल है, 0 से 1 का अवेलेबल है, 1 से 2 का अवेलेबल है, 2 से 3 का अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर के कूपन को जो भी 1 से 0 के बीच में जो रेट एप्लीकेबल है उससे आप डिस्काउंट करोगे 1 साल के लिए। सेकंड ईयर के कूपन को आप 2 बार डिस्काउंट करोगे, एक बार 1 से 2 वाले फॉरवर्ड रेट से करोगे और एक बार 0 से 1 वाले रेट पे करोगे। तो 1 से 2 का रेट सपोज 6% है तो डिवाइड बाय 1.06 टू दी पावर 1, और फिर 0 से 1 वाला रेट अगर 5% है तो डिवाइड बाय 1.05 टू दी पावर 1। ऐसे ही थर्ड ईयर वाले कूपन कैश फ्लोस को जो भी कैश फ्लो, एक बार 2 से 3 वाले फॉरवर्ड रेट से डिस्काउंट करोगे, फिर एक और बार 1 से 2 वाले फॉरवर्ड रेट से डिस्काउंट करोगे, और फिर एक और बार 0 से 1 वाले फॉरवर्ड रेट पे डिस्काउंट करोगे। दैट्स हाउ विल बी द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड।
सर एक्सपेंशन डिसीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वन लाइनर कॉन्सेप्ट बोलता हूँ सर। इनफैक्ट ये आप खुद से रिवाइज करेंगे क्योंकि फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाने वाली बात हो जाएगी। सर मकाउलेस ड्यूरेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल था कि आपके जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है जिसका टोटल आप बोलते हो इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, उनको आप वेट्स बनाओ। या तो आप उनको एब्सोल्यूट वेट रुपी में रहने दो या फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। अगर आपने परसेंटेज में कर दिया तो अब आपके वेट्स परसेंटेज में आ गए। ये जो टाइम पीरियड है जिसके एंड में आपको कूपन मिल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या फिर रेस्पेक्टिव पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, उनको अगर आप इन वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वेटेड एवरेज टाइम पीरियड आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ n इनटू वेट। दिस इज n, दिस इज वेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर आप समेशन कर दो तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। दूसरा तरीका है सर वेट्स को रुपी एब्सोल्यूट टर्म्स में रहने दो। अगर ये एब्सोल्यूट वेट है तो वेट इनटू n, एक कॉलम बनेगा n इनटू वेट, n इनटू वेट, जिसका समेशन उस कॉलम का टोटल हो जाएगा समेशन ऑफ n इनटू वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ DCF, व्हिच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ये दो फॉर्मूला, दोनों में से कुछ भी करो आंसर आपका सेम आ जाता है सर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मकाउलेस ड्यूरेशन। एक चीज है जो सिर्फ रेगुलर बैच स्टूडेंट को ज्यादा डिटेल में पढ़ाइए, बाकी सबको लाइटर नोट पे पढ़ाइए कि अगर ये सेमी एनुअल पीरियड्स हैं 6 महीना 12 महीना, तो आप 1 2 3 4 जो ले रहे हो वो ईयर्स नहीं, वो सेमी एनुअल पीरियड है। तो जो एवरेज होकर आएगा ड्यूरेशन वो भी सेमी एनुअल रहेगा। उसको अगर एनुअल में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको के से, एनुअल मकाउलेस ड्यूरेशन के लिए उसको के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी के से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल 3.725 हाफ ईयरली पीरियड इज, सेमी एनुअल पीरियड इज इक्वल टू कितने साल, तो डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो पता चल जाएगा कितने साल। किसी पॉइंट पे ब्रेक लिया था तो उसका वो रह गया। एनीवेज सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन सिंपल है सर, जो भी आपकी मकाउलेस ड्यूरेशन एनुअल वाली कैलकुलेट होकर आई, पर एनुअल वाली ही मान के चलना है, पीरियोडिक वाला तो एग्जामिनर उस डेप्थ में अभी तक बहुत कम गया है, रेयरली गया है, राइट। एक या दो बार ही गया है पास्ट में आज तक। सर एनुअल मकाउलेस ड्यूरेशन जो भी आप मकाउलेस कैलकुलेट कर रहे हो डिवाइडेड बाय 1 प्लस पीरियोडिक बाय टीएम, मतलब 1 प्लस बाय टीएम मान लो इज द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सर फिर भी ये डिवाइड बाय के क्या है, अगर सेमी एनुअल कूपन्स होंगे तो आप यहाँ पे पहले एनुअल वाला कैलकुलेट करोगे, हाँ, तो उस केस में YTM अगर पूरे साल की 10% है तो एक पीरियड की हो जाएगी 0.1 डिवाइड बाय 2 विच इज 0.5, तो 1.05 से ही डिवाइड करना अगर सेमी एनुअल कूपन्स है तो। सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन की मदद से बॉन्ड के प्राइस का चेंज फाइंड कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा, तो हम बोलेंगे जो भी उसकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू जो भी आप YTM चेंज के लिए बॉन्ड प्राइस का चेंज फाइंड करना चाहते हो वो वाला YTM चेंज ले लो। 2% है तो 2 ले लो, 3% है तो 3 ले लो, 0.02 0.03 लोगे तो पता चल जाएगा परसेंटेज टर्म्स में या डेसिमल टर्म्स में बॉन्ड की प्राइस में चेंज कितना होने वाला है। कॉन्वेक्सिटी का कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है कि सर एक पर्टिकुलर बॉन्ड का प्राइस है, अगर एक गिवन YTM पर बॉन्ड का प्राइस है, अगर YTM कम करते तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, YTM बढ़ाते तो बॉन्ड का प्राइस कम होता है। तो बढ़ी हुई जो बॉन्ड की प्राइस होती है उसको V0 कहते हैं, कम वाली जो बॉन्ड की प्राइस होती है उसको V प्लस कहते हैं। हाँ यही तो V प्लस प्लस V माइनस माइनस 2 इंटू V0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू V0 इंटू चेंज इन YTM का स्क्वायर। ये जो YTM में चेंज आपने किया था ना उसके स्क्वायर से कॉन्वेक्सिटी आता है। ये हो गया कॉन्वेक्सिटी का कैलकुलेशन, और उसी कॉन्वेक्सिटी के कैलकुलेशन की मदद से करते हैं कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट, जिस विच इज नथिंग बट जो भी कॉन्वेक्सिटी आपकी कैलकुलेट होकर आई मल्टीप्लाइड बाय, अब आपको जो भी YTM का चेंज फाइंड करना है ना, जैसे 2%, 3%, 0.5%, उसका स्क्वायर ले लो, ये हो गया कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। तो ओवरऑल बॉन्ड की प्राइस में प्रिसाइज चेंज कितना, जो आपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन का चेंज ऊपर सीखा था which is negative of modified duration into YTM का चेंज, प्लस प्लस प्लस, हमेशा ये प्लस रहेगा, हमेशा ये माइनस रहेगा, कॉन्वेक्सिटी टू चेंज इन YTM का स्क्वायर। अगर YTM का चेंज का पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव नंबर लेना, YTM का चेंज अगर नेगेटिव 2% है तो माइनस 0.02 लेना दोनों जगह। यहाँ स्क्वायर करोगे ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आपस में प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका प्राइस का चेंज आ जाएगा इफ ओवरऑल कितना चेंज आया इवन विद द इफेक्ट ऑफ कॉन्वेक्सिटी। इम्यूनाइजेशन का कॉमन सेंस बहुत सिंपल है, एक लाइबिलिटी का आउटफ्लो आपको दिया रहेगा, आपको आपके बॉन्ड का पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि आपके बॉन्ड का पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन वो लाइबिलिटी के ड्यूरेशन के बराबर आ जाए, राइट। लाइबिलिटी का ड्यूरेशन दिया है, अब बॉन्ड के ड्यूरेशन किस पे अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल बॉन्ड के, मेरे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन किस पे अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल बॉन्ड्स के मकाउलेस ड्यूरेशन और उनके वेट्स पे।
तो और उसका वेटेड एवरेज होता है पूरे मेरे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन। तो अगर मुझे मेरे पूरे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन पता है, इंडिविजुअल बॉन्ड्स का ड्यूरेशन पता है, तो मुझे वेट्स बैक कैलकुलेट करना होंगे कि इंडिविजुअल बॉन्ड्स का वेट्स कितना हो कि उसका वेटेड एवरेज मेरी लाइबिलिटी के ड्यूरेशन के बराबर आ जाए। ये हमारा थॉट प्रोसेस रहता है। सर नेक्स्ट आपको सीखना है फॉर्मूलाज रिलेटेड टू कन्वर्टिबल बॉन्ड, स्टार्टिंग विद इट। सुनो भाई, हो जाएगा मैनेज। अभी 45 मिनट्स हुए, 43 मिनट्स हुए और हम अराउंड 3 चैप्टर्स कर लिए, तो इट वोंट बी टू मच। आई थिंक 2.5 घंटे के आसपास में आपको सारी चीजें बिल्कुल एंड टू एंड पूरा कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिल जाएगा। डन। सुनो मेरी बात। सर अगर डिबेंचर का सीएमपी मेरे पास अवेलेबल है जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट होंगे, तो कन्वर्जन रेशियो मतलब हर डिबेंचर कितने शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो अगर डिबेंचर की वैल्यू फाइंड करना है मुझे कन्वर्जन के बाद, तो हम बोलेंगे कि सर कन्वर्जन के बाद डिबेंचर की वैल्यू होगी कि कन्वर्जन रेशियो कितना है और हर एक शेयर का प्राइस कितना है। सिंपल मतलब हर एक डिबेंचर कितने शेयर में कन्वर्ट हुआ और हर एक शेयर की प्राइस कितनी, उसको स्टॉक वैल्यू या फिर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। वैसे ही मार्केट कन्वर्जन प्राइस, जिसको कन्वर्जन पैरिटी प्राइस भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि डिबेंचर खरीदे और उसके थ्रू अगर शेयर्स में कन्वर्ट कराया तो शेयर की कॉस्ट कितनी रही, कि भाई डिबेंचर को खरीदने की कॉस्ट डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो विल गिव यू द कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। सर कन्वर्जन प्रीमियम मतलब शेयर डायरेक्टली खरीदते तो उसका एमपीएस पे करते, लेकिन अगर घूम के खरीदा डिबेंचर के थ्रू तो कन्वर्जन प्राइस ऑफ द शेयर पे किया, जितना एक्स्ट्रा पे किया इज द प्रीमियम, उसी को एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस बोलोगे तो कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज टर्म्स में। फिर समझना है डिफरेंशियल इनकम डिफरेंस। डिबेंचर में मिलेगा कूपन, शेयर पे मिलेगा डिविडेंड। तो हर एक शेयर के अगेंस्ट जो डिबेंचर है, मतलब शेयर लेवल पे सोचो डिबेंचर पे कूपन कितना मिलेगा और शेयर लेवल पर सोचो डिविडेंड कितना मिलेगा, जितना एक्स्ट्रा आपको मिला टोटल कूपन को डिवाइड करना नंबर ऑफ शेयर से, तो पता चल जाएगा हर एक शेयर के अगेंस्ट कूपन कितना माइनस डिविडेंड कितना विल गिव यू द फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल, और उसकी मदद से आएगा प्रीमियम पे बैक पीरियड। मतलब जो टोटल आपने शेयर को खरीदने में एक्स्ट्रा स्पेंड किया डिबेंचर के रास्ते से, वो कन्वर्जन प्रीमियम थी। अगर आप उसको डिवाइड कर दो कि हर साल कितनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी, डायरेक्टली शेयर खरीदते तो डिविडेंड मिलता, डिबेंचर खरीदा पहले और बाद में कन्वर्ट किया तो थोड़े साल तक कूपन भी मिला, तो डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा कितना मिला ऑन द न्यूमरेटर इज कितना एक्स्ट्रा दिया, डिफरेंस इज प्रीमियम पे बैक पीरियड। ओवरऑल फॉर्मूला इज कन्वर्जन प्रीमियम डिवाइडेड बाय फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जिसका मतलब है अगर ये कन्वर्टिबल बॉन्ड नहीं होता, मतलब हमें फ्यूचर में सिर्फ कूपन और रिडम्पशन वैल्यू मिलते, तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन एंड रिडम्पशन वैल्यू। फिर आता है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट बॉन्ड। मार्केट में जो बॉन्ड की वैल्यू है स्ट्रेट बॉन्ड के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू है इन परसेंटेज टर्म्स, दैट इज द प्रीमियम ओवर स्ट्रेट बॉन्ड, या फिर परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। जब भी एग्जामिनर परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क बोले तो आपको डिफरेंस लेना है इन दोनों का कि भाई मार्केट में प्राइस कितनी और माइनस स्ट्रेट वैल्यू कितनी है। पर डिनोमिनेटर में एक बार स्ट्रेट वैल्यू दिखा देना और एक बार सीएमपी दिखा देना, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क का आपका काम हो जाएगा। सर मनी मार्केट से रिलेटेड दो ही मेनली फॉर्मूला है, एक है डिस्काउंट यील्ड, दूसरा एड ऑन यील्ड। डिस्काउंट यील्ड मैंने आपको बताया था 360 बेस चलता है। तो सर जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिडीम करते हो रिडम्पशन वैल्यू मिलती है, जब आप उसको खरीदते हो तो या तो इश्यू प्राइस या सीएमपी देते हो, डिवाइडेड बाय जब आप रिडम्पशन वैल्यू लोगे तो इट विल बी डिस्काउंट यील्ड, और डिवाइडेड बाय सीएमपी लोगे तो इट विल बी द एड ऑन यील्ड। उसको एनुअलाइज करने के लिए 12 या फिर 360 डिवाइड बाय एन, यहाँ एनुअलाइज करने के लिए 12 या 365 डिवाइड बाय एन। यहाँ तो 365 है सिर्फ, वहाँ 360 है। और सर एक होता है इफेक्टिव एनुअल यील्ड, यहाँ जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो एड ऑन के केस में ही कैलकुलेट किया जाता है। पहले आप होल्डिंग पीरियड का यील्ड कैलकुलेट करो, फिर उस होल्डिंग पीरियड की यील्ड को 1 प्लस करके कितने बार कंपाउंडिंग होगी एक साल में उसका इफेक्ट दे दो, और -1 करके फाइंड आउट कर लो कि अगर समझो ये 3 महीने का यील्ड 3% है तो पूरे साल का कितना 1.03 टू दी पावर 4, क्योंकि एक साल में अब 4 बार कंपाउंडिंग होगी। 12 को अगर मैं 3 मंथ से डिवाइड करता हूँ तो 4 टाइम्स कंपाउंडिंग आती है, -1 करेंगे तो पर एनम एनुअल कंपाउंडेड रेट आ जाएगा, व्हिच इज इफेक्टिव एनुअल यील्ड। सर रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो में एक 3 कैलकुलेशन जो ओवरऑल चलेंगे। पहला आप याद रखना, अगर मुझे मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड दी तो वो फ्लैट प्राइस होती है, उसमें अक्रूड कूपन ऐड करते हैं तो डर्टी प्राइस आती है। अक्रूड कूपन मतलब लास्ट टाइम जब भी कूपन दिया गया था उसमें से आज तक, तब से लेकर आज तक कितने नंबर ऑफ डेज हुए, तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज का कितना कूपन अक्रू होता है एक पर्टिकुलर बॉन्ड पे, वो बॉन्ड की फ्लैट प्राइस पे अक्रूड कूपन ऐड कर दो तो डर्टी प्राइस हो जाता है। जब भी हम वो डर्टी प्राइस पे बॉन्ड किसी को सेल करेंगे तो हमें उसके अगेंस्ट पूरा रुपया नहीं आता है, उसमें से रेपो या मार्जिन या फिर रेपो मार्जिन या फिर हेयर कट
माइनस हो जाता है, बचा हुआ हमें पैसा आता है जिसको अमाउंट ऑफ बोरोइंग बोलते हैं। जो भी अमाउंट ऑफ बोरोइंग, जिसको स्टार्ट प्रोसीड भी बोलते हैं, जिसको फर्स्ट लेग भी बोलते हैं, इस पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज, जितने टाइम का आपका रेपो पीरियड है, 10 दिन 15 दिन, रेपो रेट के रेट से जब आप ऐड करते हो, रेपो टाइम के लिए, रेपो पीरियड के लिए, रेपो टर्म के लिए जब आप रेपो रेट से इंटरेस्ट ऐड करते हो बोरोइंग अमाउंट पे, तो रीपर्चेज प्राइस आता है जिसको मैच्योरिटी प्रोसीड और सेकेंड लेग भी बोलते हैं। परफेक्ट। आई होप यू आर ऑल एबल टू कनेक्ट टू एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग स्पोकन। सर फिर बात आती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यस, चलने दे क्या यार, मुझे एक चीज यहाँ पर्टिकुलरली हर एक स्टूडेंट से लगेगी। देखो ये जो काम है ना, मेरे माइंड में आज ही रैंडम आइडिया है कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो मिल जाए जहां पे आपको कॉम्प्रहेंसिवली पूरे एएफएम के सारे फॉर्मूलास रिवाइज हो जाए। आपको ऐसा नहीं लगे मैं कुछ भूल रहा हूं, आपको लगे हाँ सब कुछ मेरी आंखों के सामने से जस्ट अभी होकर गया। ऑब्जेक्टिव ये था। पर्टिकुलरली जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, आपको कमेंट करके बताना एकदम जरूरी है कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। वॉज इट सेंसिबल टू क्रिएट दिस वीडियो? फ्रूटफुल था आपके लिए या नहीं था? वैल्यू एडिशन किया या नहीं किया? कुछ भी तो बोलना पड़ेगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में ये वीडियो क्या इस टाइप के वीडियोस बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। गेटिंग इट? पर वो आपके लिए नहीं बनेंगे, आप तो पास हो जाओगे सेटअप में। यही मेरी भगवान से लिटिल प्रेयर्स है, ठीक है, कि ये लास्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो। इसके बाद अगर देखो भी तो वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए देखो, आपकी एग्जाम के लिए तो ना देखो। परफेक्ट। चलो आओ भाई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर मुझे पास्ट का डेटा दिया हो या फ्यूचर का डेटा दिया हो, अगर प्राइस या डिविडेंड का डेटा दिया, तो इस फॉर्मूला की मदद से मुझे उस पर्टिकुलर पीरियड का रिटर्न फाइंड करना होता है, जिसको मैं पॉसिबल रिटर्न कहता हूं, P1 - P0 + D डिवाइड बाय P0। तो पास्ट की मल्टीपल ईयर की प्राइसेस हो और डिविडेंड हो तो भी अलग अलग ईयर्स के रिटर्न्स आ जाते हैं, जिसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं, जिसको पॉसिबल रिटर्न कहते हैं। फ्यूचर का डेटा होगा तो फ्यूचर की अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस होगी, अलग अलग डिविडेंड होगी, सेम फॉर्मूला लगा के वापस फ्यूचर के पॉसिबल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना, डेटा पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, पॉसिबल रिटर्न्स के एवरेज को एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। फर्क इतना सा है, जब पास्ट का डेटा होता है तो सिंपल एवरेज कर देते हैं, फ्यूचर का डेटा होता है तो वेटेड एवरेज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर के डेटा के साथ वेट्स दिए होते हैं। तो यहाँ क्या होगा सर, अगर पास्ट के प्राइजेस और डिविडेंड है तो पास्ट के पॉसिबल रिटर्न्स आ गए, उन पॉसिबल रिटर्न्स का एवरेज, कॉमन सेंस लगाना, अगर पॉसिबल रिटर्न एक्स है तो एवरेज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको आप एक्स बार कहते हो। सिमिलरली अगर फ्यूचर के पॉसिबल रिटर्न्स है और उनके होने की प्रोबेबिलिटी है तो रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न है एक्स, प्रोबेबिलिटी पी, तो पी इंटू एक्स का समेशन, मतलब समेशन पी इंटू एक्स विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको आप एक्स बार भी कहते हो। करेक्ट सर। वहीं रिस्क क्या हो जाएगी, डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम एक्सपेक्टेड, डेविएशन ऑफ पॉसिबल रिटर्न फ्रॉम एक्सपेक्टेड। सर ये मेरे तीनों पॉसिबल रिटर्न है, ये कितना डेविएट हो रहा है एक्सपेक्टेड से, dx मतलब x - x बार इज द डेविएशन। सर उसी को अगर मैं स्क्वायर्ड लेवल पे कर दूं तो dx स्क्वायर हो जाता है, तो एवरेज डेविएशन कितना? सर एवरेज करने के लिए किसी भी चीज को टोटल करके n से डिवाइड करते हैं, तो समेशन ऑफ dx स्क्वायर, इफ दिस इज dx इट बिकम dx स्क्वायर, तो समेशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाय n इज द एवरेज डेविएशन एट ए स्क्वायर्ड लेवल, जिसको वेरिएंस कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, तो उसी के अंडर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कह देते हैं। काम हो गया। सर नेक्स्ट, अगर एक्स एंटे डेटा है तो हाँ ना सर, ये मेरे पॉसिबल रिटर्न है, ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, हाँ हाउ मच आर दीज रिटर्न्स डेविएटिंग? सर 10 - 13 इज -3, राइट, -10 - 13 इज -23, तो dx मतलब x - x बार, दीज आर माय इंडिविजुअल पॉसिबल रिटर्न्स डेविएशन। तो हाउ मच इज द डेविएशन एट स्क्वायर लेवल, dx स्क्वायर। अब जहां भी प्रोबेबिलिटी दी है ना, एक्स एंटे डेटा दिया है, आप p को मल्टीप्लाई करके वहीं टेबल में ही एवरेज फाइंड कर दो, p into dx स्क्वायर will be the expected deviation, मतलब total of it will be the expected deviation. If this is d, square is dx square multiplied by p is p into dx square, total of that is summation of p into dx square। तो सर average deviation, weighted average deviation at square level, जिसको मैं variance बोलता हूँ, कैलकुलेट होकर डायरेक्टली आ गया, सिग्मा स्क्वायर is nothing but p into dx square का summation which is variance, उसका अंडर रूट is standard deviation। सर इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिस्क रिटर्न आपने कैलकुलेट करना सीख ली, जहां वेरिएंस और एसडी को हम रिस्क बोलते हैं। जब एग्जामिनर रिस्क बोले आपको दोनों कैलकुलेट करके आना है। सर पोर्टफोलियो का रिटर्न, अरे जब इंडिविजुअल सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, एक्सपोज्ड हो या एक्स एंटे हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो कैलकुलेट करना आ गया, मल्टीप्लाई उसका वेट इन द सिक्योरिटीज द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। लॉजिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि जिस भी पीरियड का आप रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आपका रिटर्न का पीरियड 0 to 1 है तो ओपनिंग मार्केट वैल्यूज लेना होगी, और अगर रिटर्न का पीरियड 1 to 2 है तो यहां के पॉइंट की ओपनिंग मार्केट वैल्यू लेना होगी। सर नेक्स्ट,
मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि अगर एक्सपोज्ड डेटा या एक्सेंटेड डेटा है तो उस केस में सर रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं पूरे पोर्टफोलियो के। उसके लिए सबसे पहले सीखना है कोरिलेशन, और कोरिलेशन के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद होना चाहिए। एक्सपोज्ड डेटा है तो 8 कॉलम इन अ टेबल, एक्सेंटेड डेटा है तो 10 कॉलम इन अ टेबल। सर यहाँ फॉर्मूले से ज्यादा फ्लो को रिवाइज करना जरूरी है। सर ईयर एक कॉमन कॉलम है, फिर 3 कॉलम एक सिक्योरिटी का, 3 कॉलम सेकंड सिक्योरिटी का, और लास्ट कॉलम फिर से कॉमन। एक्स डीएक्स और डीएक्स स्क्वायर, वाई डीवाई और डीवाई स्क्वायर, और फिर डीएक्स इंटू डीवाई। परफेक्ट। सर अगर ईयर है, पॉसिबल रिटर्न है, तो डीएक्स और डीएक्स स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना था, यहाँ भी आता है। अब कोवेरिएंस सीखना, खुद के डेविएशन में खुद का डेविएशन मल्टीप्लाई करो तो वेरिएंस, लेकिन खुद के डेविएशन में दूसरे का डेविएशन मल्टीप्लाई करो तो कोवेरिएंस। बट एवरेज तो करना पड़ेगा। तो सर अगर dx इंटू डी वाई को डेविएशन है, उसका एवरेज क्या होगा? समेशन ऑफ dx इंटू डी वाई इंटू एन विल बी द कोवेरिएंस विच इज एवरेज। अब एक बार आपका कोवेरिएंस आ गया ना, तो कोवेरिएंस डिवाइड बाय इंडिविजुअल दो सिक्योरिटीज के रिटर्न के बीच का कोवेरिएंस, मतलब ये वाला नंबर, डिवाइडेड बाय उनके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन जो प्रीवियस पार्ट में आपने सीखे हैं, इज द कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी, जो हमेशा 3 डिजिट्स तक लेना है, जो पॉजिटिव नेगेटिव +1 से -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला मैं 2 मिनट बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक्सटेंडेड डेटा के केस में कोरिलेशन कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लो। क्योंकि एक बार कोरिलेशन कोवेरिएंस आ गया ना, उसके बाद डेटा कुछ भी हो, फॉर्मूला ऑफ रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल रिमेन द सेम। सर यहाँ 1 + 4 + 4 + 1 चलता है, मतलब टोटल 10 कॉलम चलेंगे। एक कॉमन कॉलम, 4 कॉलम एक सिक्योरिटी का, 4 कॉलम नेक्स्ट सिक्योरिटी का, और फिर कॉमन कॉलम लास्ट वाला फिर से। परफेक्ट। तो अब मेरी बात सुनो। सर 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 एक सेकंड दोगे? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी वॉइस इंक्रीज की जानी चाहिए। जी सर, मैंने अपनी थोड़ी सी वॉइस इंक्रीज कर दी है, तो देखना। तो अब एक बात बताओ सर, सेम लॉजिक है, प्रोबेबिलिटी है, x है, px है, dx है और p इंटू dx स्क्वायर है। सर ये वाले सारे कॉलम्स तो देखे हुए थे रिस्क के केस में। हाँ, वही कॉलम दूसरी सिक्योरिटी के भी बन गए। हाँ, खुद के डेविएशन से खुद के डेविएशन का मल्टीप्लाई करते हो, प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट देते हो तो वेरिएंस आता है। वैसे ही खुद के डेविएशन से दूसरे का डेविएशन मल्टीप्लाई करोगे विद द इफेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी तो कोवेरिएंस आएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी टेबल में ही मल्टीप्लाई हो गया तो सम करोगे तो टेबल में ही एवरेज हो जाएगा। अलग से सम करके n से डिवाइड नहीं करना है जैसा आप यहाँ कर रहे थे। सर अलग से सम नहीं करना है। सर यही आपका कोवेरिएंस डायरेक्टली कैलकुलेट होकर आ गया। फॉर्मूला भी कितना सिंपल, p इंटू dx इंटू dy का समेशन, उस कॉलम का समेशन इज द कोवेरिएंस -6, और कोरिलेशन का फॉर्मूला रिमेन द सेम, कोवेरिएंस डिवाइड बाय SD इंटू SD। सीखने वाली बात पता है क्या है? एक्सेंटेड डेटा हो, एक्सपोज्ड डेटा हो, एवरेज करने का तरीका बदल रहा है। एक्सपोज्ड डेटा में सिंपल एवरेज है, एक्सेंटेड डेटा में वेटेड एवरेज है। एवरेज करने के तरीके के बदलने की वजह से टेबल का फॉर्मेट बदल रहा है। टेबल से एक बार आपके अगर आउटपुट आ गए फिर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जैसे कोरिलेशन का फॉर्मूला सेम है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय SD इंटू SD। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला सेम है। अब डेटा एक्सेंटे हो या एक्सपोज्ड हो, फॉर्मूला में आप तो इनपुट दे देना कोवेरिएंस कोरिलेशन का, सॉरी कोवेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा का। परफेक्ट। अब एक बार अगर कोरिलेशन आ गया दोनों ही केस में तो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला सीख लो। सर a² + b² + 2ab। a को क्या बोलेंगे? SD ऑफ a, वेट ऑफ a को a बोलेंगे, तो SD ऑफ a, वेट ऑफ a होल स्क्वायर, SD ऑफ b, वेट ऑफ b होल स्क्वायर, 2 into SD of a, weight of a, SD of b, weight of b into correlation between the securities AB आपका हो जाएगा। सर नेक्स्ट, अगर 3 सिक्योरिटी तो a + b + c होल स्क्वायर, तो a² b² c², 2ab 2bc 2ca। बट ध्यान ये रखना, जब 2ab करोगे तो ab के बीच का कोरिलेशन लगेगा, 2bc करोगे तो b और c के बीच का कोरिलेशन लगेगा, और 2ca करोगे तो c और a के बीच का कोरिलेशन लगेगा। इससे आपके आएंगे पोर्टफोलियो के वेरिएंस। पोर्टफोलियो के वेरिएंस को जब आप अंडर रूट कर देते हो तो उससे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। प्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, जब इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वेरिएंस होता है तो सिग्मा a² या फिर जो भी सिक्योरिटी का नाम है उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा है। पोर्टफोलियो का वेरिएंस होता है तो सिग्मा p², और अगर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा p। परफेक्ट। तो कोरिलेशन कोवेरिएंस तक ठीक है। सर आपको याद है एक पोर्टफोलियो के रिस्क का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला आता है, जहां कोवेरिएंस यूज करते हो तो a² + b², उसमें हो जाता है 2 into weight of a, weight of b into कोवेरिएंस AB, और सेम थॉट यहां भी रन करता है 2ab 2bc और 2ca वाले केस में। सर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है +1, परफेक्ट नेगेटिव या फिर हाँ कोरिलेशन होता है -1। परफेक्ट। और इंडिपेंडेंट मतलब नो कोरिलेशन होता है r = 0। r +1 है या -1 है, वो वाला फॉर्मूला अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फॉर्मूलाज में रख देते हो r की वैल्यू।
प्लस 0.86 है, नेगेटिव 0.70, जो भी वैल्यू यहाँ पर रख देते हो आपका काम हो जाता है। अब सर नेक्स्ट चीज सुनना, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है पूरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, एक नहीं मल्टीपल इंस्टेंसेस है। सर अगर कोई रिटर्न या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उसको परसेंटेज में डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100, डेसिमल में परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ऐसे ही वेरियांस और कोवेरियांस जिसकी यूनिट परसेंटेज स्क्वायर होती है उसको अगर परसेंटेज में डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, और डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10,000। सर रिस्क फ्री सिक्योरिटी का किसी का रिस्क जीरो होता है मतलब एसडी वेरिएंस जीरो होता है, किसी और सिक्योरिटी से कोरिलेशन जीरो होता है और उसका रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी लॉन्ग पोजीशन लोगे क्वांटिटी पॉजिटिव लेना, शॉर्ट पोजीशन लोगे क्वांटिटी नेगेटिव, मतलब वेट्स और मार्केट वैल्यू भी अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव। कहीं भी वेटेड एवरेज में वेट्स तो लगेंगे, वहां आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटी है या फिर कोई सी भी सिक्योरिटी पोजीशन के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू और वेट्स पॉजिटिव नेगेटिव लेना। प्लीज ध्यान रखना, बोरोइंग को शॉर्ट पोजीशन माना जाता है, लेंडिंग को लॉन्ग पोजीशन माना जाता है। सर अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं टू द वेरी नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। सर एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ, मतलब एक ऐसे वेट्स बताओ एक पोर्टफोलियो में जहां मेरे पोर्टफोलियो की ओवरऑल रिस्क सबसे कम हो। तो हम बोलेंगे कि ऐसा वेट क्या होगा कि सेकंड सिक्योरिटी का वेरिएंस माइनस दोनों सिक्योरिटीज के बीच में कोवेरिएंस डिवाइड बाय फर्स्ट का वेरिएंस प्लस सेकंड का वेरिएंस माइनस 2 इनटू कोवेरिएंस बिटवीन द सिक्योरिटी। पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसमें मगअप ही लगेगा एक्चुअल में, क्योंकि इसका लॉजिक हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, रीजन बीइंग लॉजिक में मैथ्स है ना कि कॉमन सेंस। सर नेक्स्ट जो डिस्कशन करना है वो करना है अबाउट द ब्रेकअप ऑफ रिस्क इनटू सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। याद रख लेना, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक के सारे नाम होते हैं, एग्जामिनर कुछ भी नाम बता सकता है, पूछ सकता है। सर बीटा का इंटरप्रिटेशन होता है परसेंटेज चेंज इन द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द रिटर्न ऑफ मार्केट। सर इसकी मदद से अगर आपको, प्लीज समझना ये डेरिवेटिव्स तक में यूज होगा, अगर मार्केट के रिटर्न का चेंज है सिक्योरिटी का चेंज है तो बीटा आ सकता है, बीटा है और सिक्योरिटी का चेंज है तो मार्केट का चेंज आ सकता है, मार्केट का चेंज है बीटा है तो सिक्योरिटी का चेंज आ सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। बीटा कैलकुलेट करने के दो तरीके, पास्ट का डेटा है तो दोनों चॉइस है, फ्यूचर का डेटा है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है, रिग्रेशन मेथड यूज नहीं होता है। सर ये वाले मेथड में आपको पहले वो 10 कॉलमनर टेबल बनाना पड़ेगा, जब तक आपके कोरिलेशन और इंडिविजुअल एसडीज कोवेरिएंस एक्सेट्रा नहीं आएंगे आप यहां काम नहीं कर सकते हो। लेकिन पास्ट का डेटा है तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जहां डायरेक्टली पॉसिबल रिटर्न्स की मदद से बीटा आ सकता है, वो 10 कॉलमनर टेबल नहीं बनाना है। सर कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट इनटू एसडी ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय मार्केट, या फिर वेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट, सॉरी कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, यहां हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई। प्लीज समझना, पॉसिबल रिटर्न ऑफ मार्केट को एक्स कहते हैं, पॉसिबल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी को वाई कहते हैं। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कॉलम माइनस एन इंटू एक्स बाय वाई बाय डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉलम मार्केट के स्क्वायर, मार्केट के रिटर्न के स्क्वायर का कॉलम माइनस एन टू एक्स बार स्क्वायर। राइट, जब सिर्फ बीटा पूछे ये लगा देना। देखो फ्यूचर का डेटा है तो यही लगाना है, चॉइस नहीं है। पास्ट का डेटा है, सिर्फ बीटा पूछे तो ये लगा देना, और बीटा के साथ कोरिलेशन कोवेरिएंस सब कुछ पूछे तो फिर पहले ये लगा देना, वो 10 कॉलमनर टेबल बनाना और फिर ये चीजें कैलकुलेट कर देना। डन। सर इसके बाद आती है इंडिविजुअल सिक्योरिटी की टोटल रिस्क को सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक में कैसे ब्रेक करें। परफेक्ट, मुझे अब एक्साइटमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है वीडियो जैसा सोचा था ना वैसा वर्थफुल बन जाएगा। शायद हम 2-2.5 घंटे में लिटरली पूरे एफएम के सारे फॉर्मूलास कवर अप कर लेंगे। अब मुझे सिर्फ ये जानने का क्रेज है कि ये तो सिर्फ मेरी फीलिंग है, आपकी क्या फीलिंग है? मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस वीडियो आई वाज नॉट श्योर कि कितना सेंसिबल रहेगा, मतलब ऐसा ना हो कि 6 घंटे का 5 घंटे का वीडियो बन जाए और कोई देखे ही ना। प्रॉब्लम व्यूइंग की नहीं है, व्यूइंग से पता चलता है उसका रेलेवेंस कितना है। मैंने एफर्ट लगाया और आपके लिए रेलेवेंट नहीं तो पॉइंट क्या था? अगर व्यूइंग है मतलब आपको वो रेलेवेंट लगा, मतलब आपने देखा, और रेलेवेंस आप मेरे को फील भी करा सकते हो वीडियो के लाइक से, कमेंट से। डन। एनीवेज चलो आगे चलते हैं। सर सिस्टमैटिक वेरिएंस की अगर मैं बात करूं, सिस्टमैटिक वेरिएंस किसी भी सिक्योरिटी का, मैंने बताया था टोटल में से सिस्टमैटिक माइनस कर दो अनसिस्टमैटिक आ जाता है, लेकिन हमेशा वेरिएंस लेवल पर ब्रेक डाउन करना। एक स्टूडेंट ने वो मिस्टेक कर दी थी सितंबर 25, मेरा दिमाग ही आउट हो गया, हालांकि वो अपना स्टूडेंट नहीं था इसलिए शायद वो मिस्टेक हुई। राइट, टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक इज इक्वल टू अनसिस्टमैटिक, टोटल वेरिएंस मतलब सिग्मा ए स्क्वायर। करेक्ट। सर उसमें से सिस्टमैटिक का फ्लो क्या था कि भाई मार्केट कितना रिस्की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर्ड लेवल पे, और उसके कंपैरिजन में मेरी सिक्योरिटी कितनी रिस्की, बीटा ऑफ माय सिक्योरिटी स्क्वायर। तो एसडी ऑफ मार्केट इनटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी होल स्क्वायर, अगर आप टोटल वेरिएंस में से माइनस कर दोगे तो सिस्टमैटिक वेरिएंस आ जाएगा, जिसको डिनोट कैसे कर सकता है एग्जामिनर, प्लीज ध्यान रखना, ये एरर टर्म सिग्मा, ये अनसिस्टमैटिक सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी
ऑफ अ सिक्योरिटी एट वेरिएंस लेवल को ऐसे डिनोट करते हैं। जब उन दोनों को अंडर रूट कर देंगे तो दोनों का एसडी आ जाएगा। प्लीज ध्यान रखना, एग्जामिनर सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क बोले तो एसडी वेरिएंस दोनों कैलकुलेट करके आना। सर एक और तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि अगर सिक्योरिटी की टोटल रिस्क मेरे पास अवेलेबल है, टोटल वेरिएंस, तो उसको दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। पहले पार्ट का नाम होगा आर स्क्वायर, दूसरे पार्ट का नाम होगा 1 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके जो पार्ट होगा उसको सिस्टमैटिक वेरिएंस बोलेंगे और 1 माइनस आर स्क्वायर करके जो मल्टीप्लाई होगा उसको अनसिस्टमैटिक वेरिएंस बोलेंगे, जहां आर इज नथिंग बट कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट के स्क्वायर को आर स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। पोर्टफोलियो का अगर बीटा फाइंड करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा चाहिए और इंडिविजुअल सिक्योरिटी वेट्स चाहिए। वेट्स एब्सोल्यूट टर्म्स में हो सकते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, या फिर परसेंटेज टर्म्स में हो सकते हैं। जानने वाली बात क्या है, सुनिए। बीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और मार्केट वैल्यू भी पोजीशंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, तो वेट्स सही से अप्लाई करना, मैथ सही से लगाना, क्योंकि ये जो आप यहां सीख रहे हो वो डेरिवेटिव में काम आएगा। सर पूरे पोर्टफोलियो के अनसिस्टमैटिक रिस्क फाइंड करने के दो तरीके हैं। पोर्टफोलियो के टोटल में से पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक माइनस कर दो तो पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक। हाँ, पोर्टफोलियो का टोटल कैसे आता है सर, मार्कोविट्ज से आ जाता है, उसमें पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक माइनस कर दो। सेम लॉजिक है, मार्केट कितना रिस्की और मार्केट के कंपैरिजन में मेरा पोर्टफोलियो कितना रिस्की, तो एसडी ऑफ मार्केट इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो दोनों स्क्वायर लेवल पे करोगे अगर टोटल वेरिएंस में से माइनस तो सिस्टमैटिक आ जाएगा, अंडर रूट कर दोगे तो अनसिस्टमैटिक आ जाएगा। उसी अनसिस्टमैटिक रिस्क को फाइंड करने का दूसरा तरीका है सर ये वाला फॉर्मूला। कौन सा, इंडिविजुअल सिक्योरिटी के अनसिस्टमैटिक से, मतलब अनसिस्टमैटिक ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस अनसिस्टमैटिक ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, 2ab यहां नहीं होता है, ध्यान रखना। दैट डज नॉट मीन इट इज वेटेड एवरेज, इट्स नॉट वेटेड एवरेज, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स नॉट वेटेड एवरेज। किसी स्टूडेंट ने ये भी मिस्टेक कर दी थी। अगेन मैंने जो सर्टिफाइड कॉपीज चेक की थी उसमें मेरे नॉन स्टूडेंट्स भी थे, तो ये वाली मिस्टेक्स जनरली जो हमें देखने में कॉन्सेप्चुअल वाली वो दूसरे स्टूडेंट्स की भी थी। हमारे स्टूडेंट्स जो मेनली मिस्टेक करते हैं वो सिली वाली करते हैं, क्यों, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस कम करता है, करेक्ट। तो एनीवेज सर रिस्क एंड रिटर्न एज पर शार्पे इंडेक्स मॉडल पर आते हैं। शार्पे ने बोला कि यार हमारे हिसाब से रिटर्न रिस्क कैलकुलेट करना है तो सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक कर दो, टोटल हो जाएगा। सिस्टमैटिक कैसे कैलकुलेट होगा, सेम मार्केट कितना रिस्की मल्टीप्लाइड उसके कंपैरिजन में हमारा पोर्टफोलियो कितना रिस्की है, सिक्योरिटी कितना रिस्की मतलब बीटा, तो मार्केट का एसडी इंटू बीटा दोनों का स्क्वायर, राइट, इन प्लस अनसिस्टमैटिक फाइंड आउट करने के लिए अगर सिक्योरिटी की है तो एग्जामिनर देगा और पोर्टफोलियो के तो इस तरीके से आप फाइंड कर ले, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। मतलब टोटल रिस्क फाइंड करने का एक तरीका ये शार्पे वाला हो गया और दूसरा हो गया मार्कोविट्स वाला तरीका, वो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, राइट। दोनों से आंसर सेम आएगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें सेम नहीं आएगा लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे। सर फाइंड आउट कैसे करना है, कौन से तरीके से करें, हालांकि 100% क्लैरिटी नहीं है इंस्टीट्यूट की साइड से, बट फिर भी ब्रॉडली अगर मैं आपको रूल बताऊं, दो सिक्योरिटीज के बीच का कोरिलेशन कोवेरिएंस दिया तो मार्कोविट्स लगाना, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाना। दो सिक्योरिटीज के बीच का कोरिलेशन कोवेरिएंस नहीं दिया तो फिर आप शार्पे लगाना, इंडिविजुअल पहले पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक, फिर पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक और फिर पोर्टफोलियो का टोटल, फिर जब उसका अंडर रूट करोगे तो एसडी आ जाएगा। सर कैरेक्टरिस्टिक की लाइन के बारे में सोचना, कैरेक्टरिस्टिक लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके वेरिएबल्स। मार्केट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिक्योरिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल एज इट इज रहते हैं और बाकी जगह आपको नंबर्स पुट करना होता है। तो रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट ऑन बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी इनटू रिटर्न ऑफ मार्केट प्लस अल्फा ऑफ दैट सिक्योरिटी। बीटा कैसे फाइंड करते हैं, वो कोरिलेशन रिग्रेशन मेथड में से कुछ भी कर लो, आंसर सेम आता है। प्राइमरीली रिग्रेशन यूज होगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन में। सर अल्फा कैसे आता है, बहुत सिंपल, एक एवरेज रिटर्न सिक्योरिटी का ले लेना, एवरेज रिटर्न मार्केट का ले लेना। अगर आपको पास्ट के 10 सालों का डेटा है तो दोनों के एवरेज रिटर्न पता है, दोनों की मदद से बीटा पता है, राइट। तो पहले अल्फा इस इक्वेशन से फाइंड कर लेना, फिर उसी अल्फा को और उसी बीटा को इक्वेशन में रखना, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न मार्केट और सिक्योरिटी के रिटर्न एज इट इज वेरिएबल रह जाएंगे और आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी। प्लीज ध्यान रखना ये अल्फा जेनसेंस अल्फा से अलग है। जब कैरेक्टरिस्टिक का लाइन का कॉन्टेक्स्ट हो तो ही अल्फा समझना, अदरवाइज अगर कोई और कॉन्टेक्स्ट हो जैसे सीएपीएम का कॉन्टेक्स्ट है या फिर कोई और कॉन्टेक्स्ट है तो फिर वो जेनसेंस अल्फा समझना। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक बताता हूं, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन का अल्फा है वो शार्पे इंडेक्स मॉडल के अंदर आता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सर शार्पे इंडेक्स मॉडल के अकॉर्डिंग दो सिक्योरिटीज के बीच का कोरिलेशन होता है, फर्स्ट सिक्योरिटी के कोरिलेशन विद द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सिक्योरिटी का कोरिलेशन विद द मार्केट। सर नेक्स्ट है सीएपीएम की इक्वेशन जो हर एक बंदे को याद है, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। इंपॉर्टेंट है वेरिएबल्स क्या है, यहाँ बीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न
डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे भाई बीटा ऑफ अ सिक्योरिटी इंटू आर एम माइनस आर एफ करो, प्लस आर एफ करो तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी आता है। इसकी इक्वेशन, इसकी लाइन को सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोलते हैं, और अगर सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन बनाना हो तो वेरिएबल्स एज इट इज रहेंगे, मतलब आर एफ और आर एम माइनस आर एफ की जगह नंबर रख देना, ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन जाएगी। सीएपीएम पे जो दूसरा कैटेगरी क्वेश्चन आता है वो कंपेयरिंग होता है एक्सपेक्टेड विद रिक्वायर्ड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में सीख के आ रहे हो, रिक्वायर्ड सीएपीएम से आता है। एक्सपेक्टेड ज्यादा हो रिक्वायर्ड से तो अंडर वैल्यूड बाय करना, एक्सपेक्टेड कम हो तो ओवर वैल्यूड सेल कर देना, इक्वल हो तो फेयर वैल्यूड होल्ड कर लेना। ध्यान रखना आर एम माइनस आर एफ को सिक्योरिटी मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं और बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ को सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम कहते हैं। सर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी सिंपली एक्सटेंशन है सीएपीएम का, जिसमें पता है क्या होता है, रिस्क फ्री रेट में ऐड करते हो अलग अलग फैक्टर के बीटा और उनकी मार्केट रिस्क प्रीमियम। जैसे अगर जीडीपी एक फैक्टर है तो जीडीपी वाले फैक्टर की मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है, मल्टीप्लाइड बाय उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का उस फैक्टर का बीटा क्या है। सिमिलरली इन्फ्लेशन अगर एक फैक्टर है तो उसकी मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है, मल्टीप्लाइड बाय उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए उस सिक्योरिटी का बीटा क्या है। ऐसे करके इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए बीटा मल्टीप्लाइड बाय उन पर्टिकुलर फैक्टर्स की मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो रिस्क फ्री प्रीमियम में, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। उसके बाद आता है सर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। आपको शार्पे, ट्रेनर और जेनसन सल्फा तीनों कैलकुलेशंस समझ में आने चाहिए सर, और इनके डेसिमल्स भी इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न कमाया, या तो पास्ट का है फ्यूचर का, माइनस द रिस्क रेट डिवाइडेड बाय उसकी टोटल रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस द रिस्क रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो गिव यू शार्पे रेशियो। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर परसेंटेज में तो डिनोमिनेटर भी परसेंटेज, न्यूमरेटर डेसिमल तो डिनोमिनेटर भी डेसिमल। ओवरऑल शार्पे की जो यूनिट होती है वो काइंड ऑफ टाइम्स हो जाती है, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल और परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाते हैं। ट्रेनर रेशियो की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उन्होंने हमें कंफ्यूज किया है। सर रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस द रिस्क रेट, न्यूमरेटर में तो एक्सेस रिटर्न ही आया, लेकिन डिनोमिनेटर में आ गया बीटा, मतलब सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क। अगर ये न्यूमरेटर परसेंटेज में, देखो बीटा की तो कोई यूनिट ही नहीं, वो तो टाइम्स है, तो न्यूमरेटर परसेंटेज में तो फाइनल आंसर परसेंटेज, न्यूमरेटर डेसिमल में तो फाइनल आंसर डेसिमल में। सिमिलरली जेनसन सल्फा, जिसको कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ अल्फा बोल सकता है, आपको समझना पड़ेगा अगर उसने अल्फा बोला और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है तो उसका मतलब जेनसन अल्फा है, राइट। अगर अल्फा बोला और ये सीएपीएम का क्वेश्चन है तो उसका मतलब जेनसन सल्फा है। सर कैसे पता चलेगा, सर जेनसन सल्फा होता है एक्सपेक्टेड माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड कहां से आता है, सीएपीएम से आता है, राइट। अब अगर एक्सपेक्टेड या फिर एक्चुअल मतलब पास्ट हो या फ्यूचर हो, रिटर्न माइनस द रिक्वायर्ड अगर हम करें तो अगर ये दोनों परसेंटेज में तो फाइनल आंसर परसेंटेज, ये दोनों डेसिमल में तो फाइनल आंसर डेसिमल में। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी का कोई फॉर्मूला नहीं, ये तो खुद में एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट समझाने वाली बात हो जाएगी। फिर भी कॉमन सेंस क्या था, अगर कांस्टेंट रेशियो प्लान है मतलब एक परसेंटेज इक्विटी में लगाया जाएगा, डेट में लगाया जाएगा, हो सकता है कुछ टाइम बाद उसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बॉन्ड चेंज होने की वजह से पोर्टफोलियो की वैल्यू में चेंज आ जाए। आप वापस से पोर्टफोलियो का टोटल करेंगे और वो जो इनिशियल परसेंटेज है 70-30 का लगाएंगे और फाइंड करेंगे कि टारगेट वेट्स होने कितने चाहिए, 6 महीने बाद वेट्स है इतने और होने इतने चाहिए, तो उसको रीबैलेंस कर लोगे खरीद के बेच के। यही काम नीचे कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन पॉलिसी इंश्योरेंस में भी करना है, लेकिन यहाँ फर्क मेरे भाई इतना सा है कि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से आता है और डेट का इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर आता है। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो कितनी है, आप इस दिन खड़े हो या इस दिन खड़े हो, इस दिन खड़े हो, जिस भी दिन आप खड़े हो उस दिन आपके टोटल पोर्टफोलियो की कुछ तो वैल्यू होगी। हाँ जी सर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है, माइनस एक फ्लोर वैल्यू दी होती है कि भाई मिनिमम आप कितनी पोर्टफोलियो वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर, वो भी एग्जामिनर देता है। इससे पता चल जाता है इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है। तो अगर पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू में एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इक्विटी का मुझे कैलकुलेट हो गया इस फॉर्मूला से, तो बचा हुआ पोर्टफोलियो का कॉम्पोनेंट विल बी डेट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीपीआई। सर दिस वाज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, जहां बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है अगर आपने कोई चीज खरीद ली तो उसको फिर रीबैलेंस करो ही मत, उसको जब तक आप होल्ड करना चाहते हो बस एज इट इज होल्ड करो। वैल्यू ऑफ द थिंग्स, वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड डेट बढ़ने दो, कम होने दो। सर अनलिस्टेड एंटिटी के बीटा के लिए 3 फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला समझाऊंगा फिर फ्लो समझाऊंगा। सर एक बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट में होता है एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। एक होता है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट कि मेरे अगर बिजनेस में अलग अलग डिविजन है तो उनके अलग अलग एसेट बीटा होंगे, डिवीजन के जो बीटास होते हैं उनको एसेट बीटा बोलते हैं। तो इंडिविजुअल डिवीजन उनके बीटास और उनके वेट्स अगर मेरे पास हो तो बीटा ऑफ फर्स्ट डिवीजन, बीटा ऑफ फर्स्ट डिवीजन, बीटा ऑफ सेकंड डिवीजन, वेट ऑफ सेकंड डिवीजन से पूरा वेटेड एवरेज बीटा ऑफ एसेट कैलकुलेट होकर आ जाता है, मेरी ओवरऑल कंपनी का एसेट बीटा आ गया। एसेट बीटा हमेशा फर्म के बीटा के बराबर होता है, ये बात भी ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना
फर्म का बीटा इक्विटी और डेट के बीटा का वेटेड एवरेज होता है कि भाई बीटा ऑफ इक्विटी कितना इनटू इक्विटी का वेट कितना, बीटा ऑफ डेट कितना इनटू डेट का वेट कितना। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जब एसेट बीटा है तो ये फॉर्मूला तो इजी है, लेकिन इक्विटी और डेट का वेटेड एवरेज है ना, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज है तो लाइफ इजी, बीटा ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, बीटा ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है तो जहां जहां आप इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेट करते हो, डेट डिवाइड बाई इक्विटी प्लस डेट करते हो, वहां डेट वाले पार्ट में आपको 1 माइनस टी का मल्टीप्लीकेशन कंपल्सरीली करना ही होगा। मतलब वेट्स का कैलकुलेशन उस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वेटेड एवरेज आपका चेंज हो जाएगा, विच इज द बीटा ऑफ द फर्म। क्वेश्चन कैसा आएगा, हमारे पास दूसरी कंपनीज होगी, उनके इक्विटी बीटा अवेलेबल होंगे, उनके इक्विटी बीटा से पहले उनके एसेट बीटा को कैलकुलेट करना होगा, उनके एसेट बीटा को हमारा एसेट बीटा मानेंगे और हमारे एसेट बीटा की मदद से फिर बैक कैलकुलेट करेंगे हमारे इक्विटी का बीटा। ये थॉट है। बस अल्टीमेटली एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी कंपनी का उसके फर्म का बीटा और उसके एसेट का बीटा बराबर होता है, किसी भी कंपनी का। परफेक्ट। दूसरी बात ये ध्यान रखना, दो कंपनीज के अगर बिजनेस सेम है तो उनके एसेट बीटा सेम होते हैं। इक्विटी बीटा भले अलग हो जाए लेकिन उनके एसेट बीटा सेम होते हैं अगर उनके बिजनेस सेम है तो। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिया। सिर्फ ये बात ध्यान रखना, बीटा के इक्विटी को लीवर्ड बीटा भी बोलते हैं और बीटा एसेट के बीटा को अनलीवर्ड बीटा भी बोलते हैं। सर यहाँ आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जस्ट 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, लेट मी हैव वाटर देन वी विल हैव द डिस्कशन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो भाई डन। तो म्यूचुअल फंड का डिस्कशन स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड के बारे में सुनना सर, एनएवी का कैलकुलेशन होता है म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स कितने हैं, मतलब उनके टोटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेना माइनस उनकी टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स उसने इशू की, तो म्यूचुअल फंड के हर एक यूनिट की मार्केट वैल्यू आ जाती है जिसको एनएवी बोलते हैं। एनएवी के इसमें प्लीज एक चीज ध्यान रखना, राइट मैंने स्टार्ट में राउंडिंग ऑफ रूल्स मिस कर दिए, मैं भूल ना जाऊं इसलिए अभी जाके एक बार राउंडिंग ऑफ रूल्स भी बता देता हूं। सर एनएवी के केस में ध्यान रखना, एनएवी 4 डिजिट्स तक भी लिखना, 2 तक भी लिखना। जब आंसर आएगा तो एग्जामिनर दोनों में से कुछ भी चेक कर लेगा, लेकिन जब उस एनएवी की मदद से आपको कोई फर्दर कैलकुलेशन करना हो, कोई भी फर्दर कैलकुलेशन जो आप आगे इस चैप्टर में सीखोगे, तो उसके इसमें 4 डेसिमल पॉइंट्स, 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वाले एनएवी को यूज करना फर्दर कैलकुलेशन के लिए, बात ध्यान रखना। परफेक्ट। सर जब भी किसी भी पॉइंट पे मैं किसी बंदे को यूनिट्स इश्यू करूंगा, राइट, तो वो मुझे अमाउंट देगा। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे इतना अमाउंट मिला तो मुझे उसको कितनी यूनिट्स इश्यू की जानी चाहिए, बहुत कॉमन सेंस है, सामने वाले ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय हर एक यूनिट की इश्यू प्राइस कितनी है विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इशूड। और पता है इश्यू प्राइस कितनी होती है?
जनरली ब्रॉडली सेइंग उस दिन की जो एनएवी है, जिस भी दिन यूनिट्स इशू की जाती है, उस दिन की एनएवी को उस दिन का इशू प्राइस कहते हैं, सब्जेक्ट टू एंट्री लोड, सब्जेक्ट टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन, जो अपन चीजें आगे पढ़ेंगे। सर 4 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान हो सकते हैं, ग्रोथ से लेके डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, बोनस। ग्रोथ प्लान या डिविडेंड पे आउट प्लान है तो रिटर्न का फॉर्मूला सिंपल है, NAV1 minus NAV0 plus the dividend capital gain which got distributed in the form of cash to the unit holder by the mutual fund divided by NAV0। कॉमन सेंस है, न्यूमरेटर में कमाया कितना डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में लगाया कितना। सर अगर यही डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और बोनस प्लान है ना तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ही चेंज हो गई ना तो पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, टोटलिटी पे करना पड़ेगा। इट विल बी NAV1 minus N1 NAV1 into N1 minus NAV0 into N0 divided by NAV0 into N0, क्योंकि मेरी जो भी इनकम है कुछ मुझे कैश में मिला ही नहीं, जो भी मिला वो यूनिट्स के फॉर्म में मिला, तो टोटलिटी N1 minus टोटलिटी NAV0 divided by टोटलिटी NAV0 will give me the return। रिटर्न्स पीपल इन द क्लास 2 यूनिट्स तक आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कैलकुलेट करना। अब एक चीज सुनो, जनरली एग्जामिनर इफेक्टिव यील्ड बोले, इफेक्टिव रेट बोले, एनुअलाइज्ड यील्ड बोले, कुछ भी बोले, म्यूचुअल फंड के रिटर्न को आप सिंपली एनुअलाइज करोगे, कहीं कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं दोगे। ये जो आपने रिटर्न्स कैलकुलेट करें, दोनों में से जो भी इमेजिन करो वो आपका होल्डिंग पीरियड का रिटर्न था, उसको 12 डिवाइडेड बाय n या 365 डिवाइड बाय n करके आप एनुअलाइज करोगे। n मतलब टोटल मेरा होल्डिंग पीरियड, जिसके लिए आपको डे काउंटिंग रूल्स को रेफर करना पड़ेगा। सर कहीं कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहीं कहीं जो एक पर्टिकुलर एमटीपी में आया कि इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दिए। इंस्टीट्यूट ने बोला कि आज मेरी टोटलिटी NAV 0 पॉइंट पे इतनी है, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद टोटलिटी NAV1 कितनी है, बोले रिटर्न कितना, तो उस केस में उसने कंपाउंडिंग के इफेक्ट की मदद से रिटर्न कैलकुलेट किया, उसकी जगह प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दिए थे, इसलिए हमें हिंट मिली कि कंपाउंडिंग का यूज करना है। तो कॉमन सेंस बहुत सिंपल है। सर डू यू एग्री प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r टू द पावर n फ्यूचर वैल्यू होता है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की, या तो पर यूनिट या टोटलिटी NAV, और फ्यूचर वैल्यू मतलब एक्सपायरी, रिडम्पशन वाले दिन की पर यूनिट या टोटलिटी NAV इनटू 1 + r टू द पावर n। इस पूरी इंफॉर्मेशन में अगर r मिसिंग है तो फाइंड कर सकते हैं, और वही मेरा कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होगा जो मैंने मेरे म्यूचुअल फंड पे कमाया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाना रिटर्न का जब एग्जामिनर ने प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स दिए हो, और इसके साथ साथ ऊपर वाला तो लगाना ही है, ऊपर वाला तो हमेशा लगाना है, नीचे वाला एडिशनली तब लगा देना जब एग्जामिनर ने फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए हो। 1 मिनट का स्पेस लेके अपन बेसिक्स पे चलते हैं, जहां मैं आपको डे काउंटिंग रूल्स बताता हूं। सुनो मेरे भाई, तो डे काउंटिंग रूल्स नहीं, राउंडिंग ऑफ रूल्स बताता हूं। राउंडिंग ऑफ, सर बीटा कोरिलेशन, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, कॉन्वेक्सिटी, मकाउलेस ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एक्सचेंज रेशियो, ये जनरली सब 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट लेना है याद से कंपल्सरीली, अनलेस एग्जामिनर ने कुछ बोला है। सर ये आपको कैसे पता, ये मेरा कोई इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नहीं दिया, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके ये चीज समझ में आई है। सेकंड, सर कोई भी परसेंटेज है, फिर वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, सर वो बीटा नहीं अल्फा हो, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो, राइट, या फिर आरोही हो, या फिर कोई भी ऐसा परसेंटेज डिविडेंड यील्ड हो, वो सब 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपको लेना है। करेक्ट। वेट्स प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअल फंड 2 तक लेना है, और अगर कोई मिलियंस या फिर करोड़ में अमाउंट नहीं है, मतलब 5,58,954.86 है, तो 2 डिजिट तक ले लो, क्योंकि आप उसको यूनिट प्लेस तक लेके जा रहे हो। सर लेकिन अगर कोई अमाउंट करोड़ लैक्स में है, मिलियंस में है, तो उसको 4 डिजिट लेना। सर अगर कहीं एक्सचेंज रेट हो तो 4 डिजिट्स तक लेना। बाइनोमियल मॉडल, ब्लैक शोल्स में वो UDR और D1, D2, ND1, D2 उन सबको 4 डिजिट्स तक लेना। म्यूचुअल फंड की NAV जो आप फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज करोगे वो 4 डिजिट्स तक लेना। वेट्स ऑन प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में, जैसे 58.94% बोल दो या फिर 0.5894 बोल दो, तो डेसिमल्स में है तो 4 तक लेना, परसेंटेज में है तो 2 तक लेना। ये आपके डे काउंटिंग रूल्स थे। आ जाओ वापस। सर याद कैसे रखेंगे, 2-3 बार पढ़ना, आज से ही रोज पढ़ने की आदत डाल दो, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं आउटनोट्स कितने ब्रिलियंट आपको ऑब्जर्व हो रहा है। इट इज द ब्यूटी ऑफ आउटनोट्स, इट इज द योर इमेजिनेशन विच इज वर्किंग आउट, विच इज व्हाई वी आर एबल टू रिवाइज एवरीथिंग सो फास्ट। क्योंकि जब आपको स्क्रीन पे टेबल्स, टाइमलाइन, स्ट्रक्चर्स और कलर्स दिखते हैं ना, यू आर एबल टू डू अ क्विक रिविजन ऑफ इट। और ये चीज काम कर रही है, आप मानो या नहीं मानो, खैर मान ही रहे हो, आई एम सॉरी टू से दैट।
सर नेक्स्ट है, प्लीज एक चीज ध्यान रखना भाई, जब भी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान का क्वेश्चन आएगा या तो ये फॉर्मूला यूज होगा या फिर एक और मैं फॉर्मूला बताता हूं, दोनों के अलावा कोई और फॉर्मूला यूज ही नहीं होता डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में, तो आपका कोई सा भी रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन इन दो फॉर्मूला से हल हो जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। सर दूसरा फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी कितनी थी प्लस कितनी यूनिट्स री इन्वेस्ट हो गई विल बी द क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ जी, कितनी री इन्वेस्ट हुई, कॉमन सेंस भाई, कितना टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया गया, इतना अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब वो डिविडेंड जब री इन्वेस्ट हुआ होगा उस दिन कुछ तो एनएवी होगी ना, वो मेरा इश्यू प्राइस बनेगा, तो डिवाइडेड बाय एनएवी ऑफ दैट डे बिकम द इश्यू प्राइस। सो अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय द प्राइस, द एनएवी, द इश्यू प्राइस गिव्स यू द टोटल यूनिट व्हिच गॉट री इन्वेस्टेड। तो ओपनिंग यूनिट्स प्लस द यूनिट व्हिच गॉट री इन्वेस्टेड गिव मी द क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स इन टोटल। ये फॉर्मूला याद रखना। सर सिमिलरली बोनस के केस का भी लॉजिक सिंपल है, ओपनिंग यूनिट्स कितनी थी, उन यूनिट्स के ऊपर आपको बोनस मिला, that give you the closing unit। अब बोनस कितना मिला, ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइज बाय whatever is the bonus ratio is the amount of bonus units which got allotted will give me the closing number of unit। सर एंट्री लोड एग्जिट लोड का फंडा सिंपल है। अच्छा मेरी बात सुनो, N1 कैसे फाइंड करना है वो सिखाया, और वही N1 if you realize, वही N1 if you realize यहां पे यूज हो रहा है इन द फॉर्मूला। डन, लिंकेज बता रहा हूं, दो रैंडम फॉर्मूलाज रैंडम नहीं है, ये उनका कनेक्ट है। सर नेक्स्ट, एंट्री लोड एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड चार्ज करता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एंट्री लोड जब आप रिडीम करते हो एग्जिट लोड, तो जो भी उस टाइम की एनएवी है प्लस द एंट्री लोड गिव यू द एक्चुअल इशू प्राइस और द ऑफर प्राइस, जो भी उस टाइम की एनएवी है माइनस द एग्जिट लोड गिव यू द रिडम्पशन प्राइस। एक्सपेंस रेशियो बहुत सिंपल है सर, म्यूचुअल फंड ने पूरे साल में एनुअल जो भी खर्चा किया उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पता लगा लो हर एक यूनिट का खर्चा कितना, डिवाइड बाय म्यूचुअल फंड की एवरेज एनएवी क्या थी, ओपनिंग पर यूनिट प्लस क्लोजिंग पर यूनिट एनएवी डिवाइड बाय 2 गिव्स यू द एवरेज एनएवी। तो परसेंटेज टर्म्स में पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की जहां एनएवी इतनी है उसमें पर यूनिट का खर्चा एक साल का कितना, तो परसेंटेज टर्म्स में आपका एक्सपेंस रेशियो पता चल जाएगा। हायर एक्सपेंस रेशियो सैड इट इज। परफेक्ट ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला एकदम लाइटर नोट पे आप खुद कवर कर लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट आता है तो कवर कर लो, नहीं आता है तो अभी इस पॉइंट पे इग्नोर कर दो। डन। सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये खुद में एक कॉन्सेप्ट है, ये खुद में एक फॉर्मूला नहीं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जो मुझे सिखाना पड़ेगा, इसीलिए इसको भी यहां कवर करना पॉसिबल नहीं। आई एम रियली सॉरी, मतलब इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग द फॉर्मूला, इट्स अबाउट एक्सप्लेनिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन डिस्कस नहीं किया जा सकता, अब नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। मेरे भाई आ जाओ। डेरिवेटिव्स जिसमें सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा फ्यूचर फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट में सर बेसिस का फॉर्मूला। मार्केट में अगर आज मेरे पास किसी भी शेयर का स्पॉट प्राइस है और उस शेयर पर बेस्ड अगर कोई फ्यूचर्स है तो उन दोनों की प्राइसेस के जो डिफरेंस है उसको बेसिस बोलते हैं। कॉन्टेंगो मार्केट होता है जब स्पॉट फॉरवर्ड से कम हो, फ्यूचर से कम हो, विच इज जनरली द केस, मतलब नेगेटिव बेसिस। सर बैकवर्डेशन विच इज रेयरली द केस, जहां स्पॉट इज मोर देन फॉरवर्ड, मतलब पॉजिटिव बेसिस। सर एक्चुअल प्राइस तो दिया होता है, फेयर फॉरवर्ड हम फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में। आपको पता है स्पॉट में इंटरेस्ट ऐड करना, एक्सपायरी तक का स्टोरेज कॉस्ट ऐड करनी, एक्सपायरी तक की इनकम माइनस करनी, एक्सपायरी तक की। सर इंटरेस्ट जो ऐड होता है वो रिस्क फ्री रेट से ऐड होता है। अब पॉइंट ये है ऐड कैसे करेंगे, इंडिविजुअली एक एक आइटम को डील करना सीख लेते हैं, मतलब सीखा हुआ है रिवाइज कर लेते हैं। सर एक बात ध्यान रखना, जिस दिन का फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट करो उस दिन के स्पॉट प्राइस की मदद से उस दिन का फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट होना चाहिए। सर इन तीनों के सम को हम कॉस्ट ऑफ कैरी या नेट कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं। तो अगर एक बार मेरे पास फेयर फ्यूचर्स प्राइस आ गया, फॉरवर्ड प्राइस आ गया, तो उसमें से अगर मैं स्पॉट प्राइस इधर ले जाकर माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली बचे हुए कंपोनेंट आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसको कॉस्ट ऑफ कैरी, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं। सर इंटरेस्ट ऐड करने के लिए आपको सर 3 तरीके से आप इंटरेस्ट ऐड करोगे। जो भी स्पॉट प्राइस है उसमें फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। सवाल इतना सा है, अगर डिस्क्रीट कंपाउंडिंग है तो 1 + r/k⁴ कैसे करोगे, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो e⁻ करोगे। क्वेश्चन इज साइलेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट वाला थॉट लगाओगे, कोई कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं। r/n से आपका पीरियोडिक रेट आ जाएगा तो 1 + रेट 1 + rn करके मल्टीप्लाई करोगे तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। सर स्पॉट में इंटरेस्ट इस तरीके से ऐड होगा। कंपाउंडिंग डिस्क्रीट कंटिन्यूस क्वेश्चन साइलेंट देखना, कंटिन्यूस में डेली वाली है तो भी उसको कंटिन्यूस मानना। अगर एग्जामिनर ने e⁻ की वैल्यू दे दी, रेट में कंटिन्यूस नहीं बोला तो भी उसको कंटिन्यूस मानना। डिस्क्रीट कंटिन्यूस वगैरह कुछ भी उसके मीनिंग समझ लो। आर मतलब हमेशा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एन मतलब होगा टाइम पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एन और टी का मतलब टाइम पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है इन टर्म्स ऑफ ईयर। 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है 4/12 लेना, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है 6/12 लेना। सर के का मतलब होता है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, एक साल में कितनी कंपाउंडिंग। अगर रेट क्वार्टरली कंपाउंडेड है तो K4, रेट मंथली कंपाउंडेड तो K12। सर कोई सा भी क्वेश्चन में 3 चीजें अगर आपने ध्यान रखी तो 100% आपका फेयर फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट होगा।
स्टोरेज कॉस्ट को इग्नोर करना है क्योंकि एग्जामिनर जनरली नहीं पूछता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज इनकम। सर इनकम की दो पॉसिबिलिटी, या तो एब्सोल्यूट टर्म्स में होगी या रुपी डॉलर, या फिर यील्ड की टर्म्स में होगी परसेंटेज टर्म्स में। यील्ड की टर्म्स में तो लाइफ सॉर्टेड है सर, जहां आर का इफेक्ट दे रहे थे वहां आर माइनस वाई का इफेक्ट देना, सेम फॉर्मूला जो आपने सीखा। परफेक्ट, यील्ड पर एनम यूज करना। सर सिमिलरली अगर इनकम एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कॉमन सेंस बहुत सिंपल था। सर सपोज इनकम यहां पर है, आपको पता है स्पॉट में से माइनस करना है तो पहले उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा फिर माइनस करना। स्पॉट में से एक बार माइनस कर दी क्योंकि वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुकी है ऑन द टाइम लाइन, तो माइनस करने के बाद जो भी नेट नंबर है उसमें फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करना। अब कॉमन सेंस कनेक्ट करना। डिस्काउंट करने और कंपाउंड करने के लिए जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का यूज किया जाएगा वो तीनों में से किसी एक तरीके से यूज होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली आपने तीन फॉर्मूला एक साथ सीख लिए। तो व्हाट यू हैव टू सिंपली डू इज स्पॉट प्राइस में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट माइनस कर दो, इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट माइनस करने के लिए, इंटरेस्ट के प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो आप फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करोगे उस इनकम को इंटरेस्ट नहीं, इनकम की प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए उसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों के लिए या तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला या फिर ये वाला, ऑटोमेटिकली आपकी सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई। इसमें एक सिचुएशन ये थी कि सर अगर इनकम एक्सपायरी वाले दिन है तो उसको पीवी मत करो, रादर सर स्पॉट को एक बार फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करके फ्यूचर में ले जा लो और इनकम वहीं रखी वो सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, उसको वहां माइनस कर देना, फेयर फ्यूचर्स प्राइस आ जाएगा। परफेक्ट कंफ्यूजन होता है सर कहीं डेट्स ले रहे कहीं डे ले रहे, प्लीज रूल समझना। डेट्स दिए तो n/365 करना, मंथ दिए तो n/12 करना। n/365 करने से अगर गिवन e⁻rt की वैल्यू मैच ना हो तो उसको फिर n/12 से ट्राई करने ना, वैल्यू मैच होगी मतलब आंसर करेक्ट है। सर दैट वाज ऑल। सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड खुद में एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखना कहीं भी फ्यूचर्स का सेटलमेंट हो कॉमन सेंस सिंपल होगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, राइट, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। जब आप फ्यूचर्स बेचोगे पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग में पहले खरीदते हो बाद में बेचते हो, शॉर्ट में पहले बेच देते हो बाद में खरीदते हो, पर दोनों में बेचते हो और दोनों में खरीदते हो तो सेल करने से इनफ्लो आता है, खरीदने से आता है आउटफ्लो। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट साइज विल गिव यू द ओवरऑल गेन लॉस। कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइस एक्सपायरी वाले दिन सेम हो जाती है, तो एक्सपायरी के पहले अगर सेटलमेंट हो तो कन्वर्जेंस मत मानना, अलग अलग गेन लॉस सेटल करना। यहां लर्निंग ये थी कि आप गेन लॉस बता ही नहीं सकते जब तक आपको आपकी पोजीशन क्लियर ना हो। परफेक्ट, ठीक है। डिलीवरी सेटलमेंट का फॉर्मूला नहीं है बट कैश फ्लो समझ में आना चाहिए। अगर आपने पोजीशन आज लॉन्ग दी मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो एसेट खरीदोगे एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो एक्सपायरी वाले दिन उस पर्टिकुलर प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस का आउटफ्लो होगा। सिमिलरली आज सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्सपायरी वाले दिन उस पर्टिकुलर प्राइस का इनफ्लो होगा। सर आर्बिट्राज के लिए सबसे पहले एक्चुअल और फ्यूचर को कंपेयर करना होगा, मतलब पहले एक्चुअल और फेयर को कंपेयर करना होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो फेयर फ्यूचर्स प्राइस का कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से कैलकुलेशन किया जाता है करेक्ट। एक्चुअल पे कमेंट करना, एक्चुअल अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको कैश एंड कैरी आर्बिट्राज लगाएंगे, एक्चुअल अंडर वैल्यूड है मतलब फेयर से कम है तो रिवर्स कैश कैरी लगाएंगे। सिंपल सी बात है सर, तीन मार्केट है, तीनों मार्केट में आज एक पोजीशन लेंगे, एक्सपायरी वाले दिन वो पोजीशन खत्म कर देंगे। टाइमलाइन इमेजिन करना, यहाँ पोजीशन लेना, यहाँ पोजीशन को सेटल करना। आज फ्यूचर्स मार्केट में क्या पोजीशन लोगे, फ्यूचर ओवर वैल्यूड है तो फ्यूचर्स मार्केट में सेल करना, तो स्पॉट मार्केट में ऑपोजिट पोजीशन के लिए बाय करना और बाय करने के लिए पैसा लगेगा तो बोरो कर लेना, तो फ्यूचर में सेल, स्पॉट में बाय, बोरोइंग मार्केट में बोरो, और फिर रेस्पेक्टिव चीज को सेटल कर देना एक्सपायरी पे। सिमिलरली अगर रिवर्स कैश कैरी आर्बिट्राज है ओवर वैल्यूएशन के केस में, तो ओवर वैल्यूड चीजों को बेचते हो तो फ्यूचर सेल करना मतलब स्पॉट में बाय करना, स्पॉट में बाय करोगे, सॉरी अंडर वैल्यूड है, फिर से बोल रहा हूं, रिवर्स कैश कैरी आर्बिट्राज कब लगता है, जब फ्यूचर्स मार्केट में अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड चीजों को खरीदते हो, फ्यूचर्स बाय करना, स्पॉट सेल करना, और स्पॉट में सेल करोगे तो पैसा आ जाएगा, उसको इन्वेस्ट कर देना। आज अगर आपने बाय सेल इन्वेस्ट वाली पोजीशन अगर ले ली इन तीनों मार्केट में तो एक्सपायरी वाले दिन उन तीनों चीजों को सेटल कर देना, आपका 100% आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा जो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड फ्यूचर प्राइस के बराबर होगा। परफेक्ट, प्लीज 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 ध्यान रखना, मतलब इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का तो यूज होगा ही, उसके साथ साथ उसके बियॉन्ड आर्बिट्राज का यूज होगा। सिक्योरिटी लेंडिंग बोरोइंग स्कीम एक कॉन्सेप्ट है सर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है सर। नेक्स्ट 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 गोल्डन रूल हमने सीखा था जो बोलता है डू इन डेरिवेटिव्स द सेम थिंग दैट यू विल डू इन स्पॉट। स्पॉट मार्केट में वही चीज करना जो आप डेरिवेटिव मार्केट में करोगे। सर ये फॉर्मूला हमें अक्रॉस एएफएम काम आएगा सर, ये तो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सीखते आ रहे हैं सर। ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है
किसी भी सिक्योरिटी का बीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा 0 होता है, मार्केट और इंडेक्स फ्यूचर्स का बीटा 1 होता है। सर पोर्टफोलियो में पोजीशन लॉन्ग हो तो उसका वेट पॉजिटिव लिया जाता है, किसी भी सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो में पोजीशन शॉर्ट हो तो उसका वेट नेगेटिव लिया जाता है। सर अब क्वेश्चन आएगा बीटा को एडजस्ट करने का, पहला रिस्क फ्री सिक्योरिटी की मदद से और दूसरा इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से। रिस्क फ्री सिक्योरिटी की मदद से अगर मुझे बीटा को एडजस्ट करना है, मतलब टारगेट बीटा अवेलेबल है, प्रेजेंट मेरा बीटा अवेलेबल है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा 0 होता है, ये बात पता है, मुझे वेट्स बैक कैलकुलेट करना है कि रिस्की का वेट कितना हो, रिस्क फ्री का वेट कितना हो कि इसका भाई वेटेड एवरेज टारगेट आ जाए। तो अगर ये पता है तो वेट्स बैक कैलकुलेट कर देना। एक बार अगर आपके वेट्स बैक कैलकुलेट होगा तो ध्यान रखना आंसर लॉन्ग पॉजिटिव आ रहा है मतलब लॉन्ग पोजीशन, नेगेटिव आ रहा है मतलब शॉर्ट पोजीशन। और सर उसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन वेट्स को अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। पहला तरीका होता है जब मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इंटैक्ट होता है और उसका कंपोजिशन चेंज करते हैं, तो हम बोलते हैं अगर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 100 के बराबर तो 60 कितना या 40 कितना, तो आप उससे स्टार्ट करना। ये मेरी लाइन तभी आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप मुझसे पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो प्लीज इस चीज के लिए एडजस्ट कर लेना। ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, आप मान के चलो आपके लिए नहीं है पर कनेक्ट कर लेना। आप प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए उससे स्टार्ट करते हो, उसकी वैल्यू और उसके वेट से स्टार्ट करते हो जो इंटैक्ट है। फर्स्ट केस में अगर मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इंटैक्ट रहता है तो 100% और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू से स्टार्ट करते हो। सेकंड केस में आप उससे स्टार्ट करते हो, उसके परसेंटेज और वेट अमाउंट से स्टार्ट करते हो जो इंटैक्ट है। सेकंड केस में बोलते हैं कि हमारे जो रिस्की एसेट है वो ऐसे ही रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे, उसमें कुछ खरीदना बेचना नहीं है, जो भी एडजस्टमेंट करना है रिस्क फ्री सिक्योरिटी में करना है, मतलब एडिशनल रिस्क फ्री सिक्योरिटी लाना हो तो ले आओ या फिर रिस्क फ्री शॉर्ट करना हो तो कर दो। करेक्ट। तो यहां भी आपका कैलकुलेशन क्या रहेगा, सर रिस्की एसेट इंटैक्ट है ना तो उसके परसेंटेज और अमाउंट से स्टार्ट करो। समझो मेरे पास 12 लाख का रिस्की एसेट है और वो 60% के बराबर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे 12 लाख अगर 60% के बराबर है तो बचे हुए 40 के बराबर कितना, ये है हमारा ऑप्शन 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको फॉलो करना है। सर अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की मदद से आपको हेजिंग करनी होती तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो भी है जिसकी आपको हेजिंग करनी है इनटू बीटा टारगेट माइनस बीटा पोर्टफोलियो गिव मी कितना वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स आपको लेना है। अगर उसको प्राइस ऑफ फ्यूचर और मल्टीप्लायर से डिवाइड कर दोगे तो कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको लेना है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सर इसकी मदद से पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन लेना और क्या पोजीशन लेना है। अगर इस फॉर्मूले का आंसर पॉजिटिव है तो पोजीशन लॉन्ग, आंसर नेगेटिव है तो पोजीशन शॉर्ट। प्लीज ध्यान रखना बीटा टारगेट माइनस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो ही करना। सर प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो वो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से फेयर फ्यूचर्स प्राइस आप फाइंड कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। परफेक्ट। तो हेज करने के लिए आज क्या पोजीशन लेना है इस बात से फिगर आउट हो जाता है। सर आज समझो मैंने हेज कर दिया, अब मैं फॉर्मूले से बियॉन्ड चला गया, अब मैं कॉन्सेप्ट पे आ गया हूं क्योंकि डेरिवेटिव फॉरेक्स से ज्यादा एफर्ट टेकिंग होता है। आज डेरिवेटिव में पोजीशन लो हेज करने के लिए, हर किसी ने सिखाया। सवाल आता है कितनी ले और कौन सी ले, पूरे के पूरे एएफएम में एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक जहां आप इंडेक्स फ्यूचर जैसे निफ्टी सेंसेक्स फ्यूचर्स की मदद से हेज करते हो, पूरे एएफएम में इन दोनों टॉपिक्स के अलावा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा कहीं भी हेजिंग करोगे तो पोजीशन क्या लेना है वो गोल्डन रूल बताएगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक में पॉजिटिव नेगेटिव का रूल बना लिया हमने कि भाई अगर इससे आंसर पॉजिटिव आए तो पोजीशन लॉन्ग, आंसर नेगेटिव आए तो पोजीशन शॉर्ट, पहली चीज। दूसरा, समझो आज आपने यहाँ पोजीशन ले ली किसी के भी अकॉर्डिंगली, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली या फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। सर जिस दिन आपकी हेजिंग कंप्लीट हो जाए ना उस दिन हम अपनी पोजीशंस को सेटल कर देना। सर आप हेजिंग करके गेन लॉस अवॉइड कर दोगे, ये बात हम जस्टिफाई करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमने जस्टिफाई किया है। करेक्ट, डन। सर इसके बाद आप चलोगे सर मार्जिन्स वाले केस में, अगर एग्जामिनर खुद बता दे कि टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का इतना परसेंट इनिशियल मार्जिन, इतना परसेंट मेंटेनेंस मार्जिन, तो अच्छी बात है, फ्यूचर्स वैल्यू का नॉट पोर्टफोलियो वैल्यू का। अगर नहीं बताए तो म्यू प्लस 3 टाइम्स सिग्मा का एक फॉर्मूला होता है। म्यू मतलब होता है फ्यूचर्स की प्राइस में चेंज कितना उसका एवरेज, और फिर उस चेंज का भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एग्जामिनर देकर रखेगा। एग्जामिनर अगर साइलेंट हो तो इनिशियल मार्जिन का 75% मेंटेनेंस मार्जिन होता है। सर ऑप्टिमल वेरिएंस हेज रेशियो होता है, सर जैसे बीटा होता है ना कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट, ऐसे होता है कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड फ्यूचर्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर्स। मतलब जहां जहां मार्केट है वहां वहां फ्यूचर्स लगा दो तो बीटा के जैसा एक रेशियो कैलकुलेट होकर आता है हेज रेशियो, और उस हेज रेशियो का मतलब यूज सेम होता है। क्या यूज सेम होता है कि भाई वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू टारगेट हेज रेशियो माइनस द हेज रेशियो ऑफ द पोर्टफोलियो विल गिव द वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स टू बी टेकन। परफेक्ट। सर
ये अब ये तो फिर कॉन्सेप्ट हो जाएगा यार, मेंटेनेंस मार्जिन, मार्जिन कॉल, ये सब समझाऊंगा तो ये सब कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वन लाइनर सुन लो क्या, कि सर जब भी आपके डेली बैलेंस, हर दिन गेन लॉस एडजस्ट होंगे हमारे इनिशियल मार्जिन से, तो हर दिन के मार्जिन का एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा। वो क्लोजिंग बैलेंस किसी भी पॉइंट पे अगर मेंटेनेंस मार्जिन से कम चला गया तो उसमें इतना पैसा वापस डालना पड़ेगा, जिसको मार्जिन कॉल कहते हैं, उतना पैसा वापस डालना पड़ेगा कि मेरे मार्जिन का बैलेंस इनिशियल मार्जिन के बराबर पहुंच जाए। ये मेरा कॉन्सेप्ट है सर। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन के केस में प्लीज समझना सर, यहां पे एक है एक्सरसाइज प्राइस और एक स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो गेन लॉस का कैलकुलेशन होगा। आप कॉमन सेंस लगाना कब एक्सरसाइज होगा कब नहीं होगा। सर कॉल होता है ऑप्शन टू बाय, राइट? तो अगर कॉल के अंडर सस्ता है, एक्सरसाइज प्राइस में सस्ता है, स्पॉट प्राइस मार्केट में ज्यादा है, तो एक्सरसाइज करोगे। लेकिन अगर एक्सरसाइज प्राइस महंगा और स्पॉट कम है तो एक्सरसाइज नहीं करोगे। सिमिलरली पुट ऑप्शन टू सेल होता है, तो अगर ऑप्शन के अंडर जो प्राइस है वो कम है और मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो आप सस्ते में सेल क्यों करोगे, आप लैप्स कर दोगे। लेकिन अगर ऑप्शन के अंडर जो प्राइस ज्यादा है और मार्केट में कम है तो आप एक्सरसाइज कर लोगे, आप सेल कर दोगे। तो डिसीजन लेने ना ई और एस टी, कब एक्सरसाइज हो रहा है कब सेल फ्लैप्स हो रहा है। जब एक्सरसाइज होगा इन दोनों के डिफरेंस को ग्रॉस पे ऑफ बोलेंगे हम, इन दोनों के डिफरेंस को ग्रॉस पे ऑफ बोलेंगे। और उसमें से जब प्रीमियम एडजस्ट कर लो तो नेट पे ऑफ होता है। अब आप एक कॉमन सेंस हमेशा याद रखना सर, जो बंदा लॉन्ग होता है उसके पास चॉइस होती है, वो डिसाइड करता है एक्सरसाइज करे या नहीं करे। वो बंदा हमेशा ग्रॉस पे ऑफ रिसीव करता है एक्सपायरी वाले दिन, करेक्ट, क्योंकि उसी ने डिसीजन लिया है कि एक्सरसाइज करना है। और वो बंदा हमेशा प्रीमियम पे करता है 0 पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंगली इनफ्लो आउटफ्लो दिमाग लगाकर नेट पे ऑफ फाइंड कर लेना। सर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन वाले को ऑप्शन राइटर भी कहते हैं, लॉन्ग वाले को होल्डर कहते हैं। राइटर सर वो बंदा होता है जिसने ऑप्शन दिया, वो हमेशा प्रीमियम रिसीव करता है, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ बाय द लॉन्ग तो वो हमेशा ग्रॉस पे ऑफ पे करता है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। सर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, सर ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन की साइड इंडिकेशन करता है। सर इन द मनी होता है जब एक ऑप्शन एक्सरसाइजेबल हो। तो सर ये सिचुएशन जब एक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है या फिर एक पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि वो ऑप्शन अभी इन द मनी है। बाय चांस मार्केट में स्पॉट प्राइस चेंज हो जाए शेयर की और वो लैप्स होने वाली सिचुएशन बन जाए तो हम कहते हैं अब ये ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो गया। लेकिन जब स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस सेम हो जाए तो हम बोलते हैं ऑप्शन एट द मनी है, मतलब दोनों बराबर है। सर एक्सरसाइज वैल्यू का मतलब होता है कि ऑप्शन को अगर आज एक्सरसाइज कर ले तो कितना बेनिफिट, मतलब डिफरेंस बिटवीन ई एंड एस टी, ई और एस टी के बीच का जो डिफरेंस है, वो जो ग्रॉस पे ऑफ इतना अमाउंट जो आप मन में सोच रहे हो सर, दैट इज द एक्सरसाइज वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो एक ऑप्शन की जो टोटल वैल्यू होती है, जो उसकी टोटल प्रीमियम होती है, उसमें से अगर एक्सरसाइज वैल्यू माइनस कर दो तो जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो होता है उसका टाइम वैल्यू। ये बात ध्यान रखना। सर नेक्स्ट है बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल का कोई फॉर्मूला नहीं, बाइनोमियल मॉडल का एक फ्लो है। सर सबसे पहले आपको डिसीजन ट्री बनाना होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, टाइमलाइन और अंडरलाइंग एसेट की स्पॉट प्राइस मार्क करनी होगी। परफेक्ट। उसके बाद सर आप फाइंड करेंगे एक फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या तो डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूस होगा, साइलेंट होगा, वो तीनों फॉर्मूला जो आपको याद है, करेक्ट। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अगर रिस्क न्यूट्रल है तो ये वाले फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, बाइनोमियल है तो इससे करेंगे। रिस्क न्यूट्रल मतलब ऊपर वाली प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी, नीचे वाली प्राइस इनटू 1 - p डिवाइडेड बाय द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर गिव यू द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टुडे, जो मुझे पता है तो मुझे p बैक कैलकुलेट करना है। वही काम बाइनोमियल से डायरेक्टली कर सकते हो, r - d डिवाइड बाय u - d, जहां r हम इस फ्यूचर वैल्यू फैक्टर को बोलते हैं। u और d सिंपल है कि एस यू कितना है एस जीरो के कंपैरिजन में, दैट इज यू, और एस डी कितना है एस जीरो के कंपैरिजन में, दैट इज डी। तो यू डी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आर माइनस डी यू माइनस डी की मदद से, कैपिटल आर माइनस डी डिवाइड बाय यू माइनस डी की मदद से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, आंसर सेम आता है। एक बार आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर आप कॉल और पुट के पे ऑफ फाइंड करते हो, जिसको सी यू सी डी पी यू पी डी कहते हैं। कॉल के पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू। सर कॉल का पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी, नीचे वाले केस में पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी, उस पूरे को आर से डिवाइड करके, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू जो आप करते हो उसको वैल्यू ऑफ कॉल कहते हैं। और सिमिलरली यही काम आप पुट में करते हो तो उसको वैल्यू ऑफ पुट कहते हैं। ये एक तरीका हो गया वैल्यू ऑफ कॉल पुट, मतलब उसके ऑप्शन की प्रीमियम एट 0 पॉइंट पे फाइंड करने का एक तरीका। दूसरा तरीका मेरे भाई डेल्टा ऑफ द ऑप्शन की मदद से। परफेक्ट। दूसरा तरीका, एक सेकेंड, हाँ, आई नीड टू लुक एट द बैटरी। एक सेकंड दोगे, मुझे बैटरी चेंज करने दो, क्योंकि ऐसा ना हो मैं बोलते रहूं और अपना मेन पूरी पिक्चर ही फ्लॉप हो जाए। जस्ट अ सेकंड। ओके, वर्किंग। तो
मुझे क्या करना होगा, एक सेकेंड वेट। चलो भाई सॉर्टेड है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में सर आप प्रोबेबिलिटी का यूज ही नहीं लेते। दूसरे तरीके में सबसे पहले आप डेल्टा फाइंड करते हो। डेल्टा में आप बोलते हो कि भाई पे ऑफ में कितना चेंज है ड्यू टू द चेंज इन दिस प्राइस। तो चेंज इन पे ऑफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस की मदद से आप रेस्पेक्टिव डेल्टा ऑफ कॉल डेल्टा ऑफ पुट फाइंड कर सकते हो। डेल्टा का यूज क्या है समझना, सर आपकी स्पॉट मार्केट में लॉन्ग पोजीशन है, अब आपको पता है कि डेरिवेटिव में आप पोजीशन लोगे तो हेज हो जाएगा, तो प्लीज याद रखना गोल्डन रूल के हिसाब से कॉल शॉर्ट करते हो या पुट लॉन्ग करते हो तो आपकी हेजिंग होती है। और ये याद मत रखो, आपको गोल्डन रूल क्लास में सिखाया, राइट। तो स्पॉट मार्केट की पोजीशन को, स्पॉट मार्केट की लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए पुट भी लॉन्ग कर लो, या फिर स्पॉट मार्केट की लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए कॉल को शॉर्ट कर दो। लेकिन क्या एक कॉल एक पूरे शेयर को हेज कर देगा या एक पुट पूरे एक शेयर को हेज कर देगा? नहीं, सिर्फ डेल्टा टाइम शेयर को हेज करेगा। मतलब कॉल का डेल्टा अगर 0.25 है तो एक कॉल सिर्फ 0.25 शेयर की हेजिंग कर पाएगा, या फिर पुट का शेयर डेल्टा 0.75 है तो एक पुट सिर्फ 0.75 शेयर की हेजिंग कर पाएगा। तो ऐसे करके ये एक हेज्ड पोर्टफोलियो बन गया, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बन गया। मतलब 0.25 शेयर खरीदना और एक कॉल शॉर्ट करना, ये दोनों मिलाकर एक हेज्ड और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है। इसके बाद हम क्या सीखते हैं, हम बोलते हैं यार आज पोजीशन लो। ये टेबल देखी हुई है ना, ये टेबल सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है क्या, कि आज अगर मैंने वो पोजीशन ली मेरे हेज्ड पोर्टफोलियो की, ये जो मैंने आज सोची थी, आज 0 पॉइंट पे ये पोजीशन ले ली, एक्सपायरी वाले दिन जिस दिन मेरा ऑप्शन एक्सपायर होगा उस दिन मेरे अपनी पोजीशंस को सेटल किया, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट में प्राइस दोनों में से कुछ भी हो जाए, बाइनोमियल मॉडल में दो पॉसिबल प्राइसेस थी, दोनों में से कुछ भी मार्केट में प्राइस हो जाए, आपका ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी जो अमाउंट रिसीव होगा इट विल बी फिक्स्ड, सेम आइडेंटिकल। और ये भी ऑब्जर्व करोगे आज जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसमें पर्टिकुलर फिक्स्ड वो जो एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास अवेलेबल था जिसकी मदद से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया था, उतना ही रिटर्न आप जनरेट करोगे और आपका अमाउंट रिडीम हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड होगा फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कैसे सर, आप पहले डेल्टा फाइंड करोगे, फिर आप एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाओगे, फिर उस रिस्क फ्री पोर्टफोलियो का रिडम्पशन अमाउंट फाइंड करोगे कि अच्छा शेयर बेचेंगे तो कितना मिलेगा और ऑप्शंस के नेट सेटलमेंट में कितना होगा, आप वो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो फाइंड करोगे, राइट। उसका रिडम्पशन वैल्यू फाइंड करोगे, उसको फिर डिस्काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब आज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए। अगर आज उस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शेयर की प्राइस पर्टिकुलरली इतनी है तो फिर मेरी कॉल ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी जो मुझे रिसीव हुई क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया। जब आप ऑप्शन बेचते हो तो प्रीमियम रिसीव होता है। सिमिलरली पुट में उसकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है पहले से तो आप 100% इस रिवीजन में इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। परफेक्ट सेट। सर अगर 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल है तो लॉजिक सेम है। ऑप्शन वैल्यूएशन के में 1 पीरियड बाइनोमियल मॉडल या 2 पीरियड, मतलब ऑप्शन की एक्सपायरी तक में जब 2 बार प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाए ना तो उसको 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल कहते हैं। 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल में लॉजिक सेम है। पहले इस पर्टिकुलर नॉड पे सेम काम करेंगे जो 1 पीरियड में करते थे, फिर इस पर्टिकुलर नॉड में सेम काम करेंगे जो 1 पीरियड में करते थे। अब इन दोनों नॉड्स की वैल्यू अगर आ गई तो इस पर्टिकुलर नॉड में सेम काम करेंगे जो 1 पीरियड में करते थे। ऐसे पार्ट्स में जब आप डिस्काउंटिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड की ऑप्शन की वैल्यू आ जाती है। एक यूरोपियन ऑप्शन होता है जहां पर हम सिर्फ एक्सपायरी पे एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक अमेरिकन ऑप्शन होता है जहां हम बिफोर एक्सपायरी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर ये अमेरिकन ऑप्शन होगा तो हर नॉड पे हमें 2 काम करने होंगे। एक चेक करना होगा कि अगर इसको यही एक्सरसाइज कर लिया जाए, एक्सपायरी तक वेट ना किया जाए, यही एक्सरसाइज कर लिया जाए तो कितना पे ऑफ मिलेगा। तो हम कंपेयर करेंगे एक्सरसाइज वैल्यू को, मतलब आज ही एक्सरसाइज कर लिया तो क्रॉस पे ऑफ कितना, और अगर एक्सरसाइज नहीं किया एक्सपायरी तक का वेट किया तो जो फ्यूचर पे ऑफ मिलेंगे आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, उन दोनों को कंपेयर करना और हायर ऑफ द 2 हर नॉड पे चूज करना। जैसे इस पर्टिकुलर नॉड पे हायर ऑफ द 2 चूज करना, इस पर्टिकुलर नॉड पे हायर ऑफ द 2 चूज करना, फिर इस पर्टिकुलर नॉड पे वापस हायर ऑफ द 2 चूज करना। हायर ऑफ द 2 मतलब आज ही एक्सरसाइज किया तो कितना, और अगर एक्सरसाइज नहीं किया फ्यूचर में वेट किया तो यहां जो हायर ऑफ द 2 वैल्यू आई थी ना उनको डिस्काउंटेड करके देखना उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी।
Perfect. I hope you all are able to understand what I am trying to speak. Sir, next is call put parity theorem. एकदम लाइटर नोट पे जल्दी से समझ लेना. सर, कॉल और पुट की जो मार्केट में वैल्यूज है उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, पैरिटी है. हम बोलेंगे यार आज मार्केट में पुट की जो भी वैल्यू, मतलब पुट की जो भी मार्केट में प्रीमियम है वो उसकी स्पॉट प्राइस, वो प्लस जो अंडरलाइंग एसेट शेयर जो है, अंडरलाइंग शेयर उसकी जो स्पॉट प्राइस है, उन दोनों को अगर ऐड करो ना तो किसके बराबर होती है? जो कॉल की प्रीमियम होगी जो मार्केट में, कॉल ऑप्शन की वैल्यू उसकी जो प्रीमियम है, प्लस ये जो कॉल और पुट दोनों का एक्सरसाइज प्राइस है जिसको मैं एक्स बोलता हूं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगी. ये कॉल पुट पैरिटी थ्योरम का लॉजिक है. सर, ये लॉजिक हम ब्लैक शोल्स में यूज करते हैं. ब्लैक शोल्स में पहले कैलकुलेट करना है D1, फिर कैलकुलेट करना है D2. उन D1 D2 को जो Z वैल्यूज आई है उसके एरियाज फाइंड करेंगे, उसको ND1 ND2 बोलेंगे, और स्पॉट में ND1 और एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू में ND2 माइनस करके, वो माइनस अगर मैंने एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू में ND2 मल्टीप्लाई करके अगर मैंने उसको माइनस कर दिया फर्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी में से, तो वैल्यू ऑफ कॉल आ जाएगा. एक बार वैल्यू ऑफ कॉल आ गया तो वैल्यू ऑफ पुट आ जाएगा. अब इंडिविजुअल फॉर्मूला सुनना. D1 मतलब होता है लॉग नेचुरल ऑफ स्पॉट डिवाइड बाय एक्सरसाइज, प्लस रेट द रिस्क फ्री रेट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, डेसिमल में, रेट भी डेसिमल में, मतलब वेरिएंस बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम पीरियड ईयर्स में. 3 महीना है तो 3/12, 4 महीना है तो 4/12, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टाइम अगेन ईयर्स में इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन. ये आ गया D1. D1 की मदद से आप D2 कैलकुलेट कर लोगे, D1 डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर. ये पूरा डिनोमिनेटर अगर आप D1 में से माइनस कर लेते हो तो इट इज D2. जब D1 और D2 आ गया तो एरिया ND1 ND2 आ जाएगा. प्लीज याद रखना आपको लेफ्ट टेल तक का पूरा एरिया चाहिए रहता है. अगर आपका Z इधर है तो पूरा लेफ्ट तक लेना, अगर Z पहले से ही नेगेटिव है तो सिर्फ बचा हुआ लेफ्ट ले लेना. सर, एक बार अगर आपका एरिया आ गया तो स्पॉट प्राइस इनटू ND1 और एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय e⁻⁻RT, वो कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर करना, इसको डिवाइड किया तो ND2 आ गया. परफेक्ट सर, फाइन. सर, इसको माइनस किया तो, मल्टीप्लाई किया तो ND2 आ गया, और ऐसे करके किया तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गई. सर, कॉल पुट पैरिटी की मदद से अगर वैल्यू ऑफ कॉल है, राइट, और स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज की प्रेजेंट वैल्यू है, तो डायरेक्टली फिर वैल्यू ऑफ पुट कॉल पुट पैरिटी की मदद से आ जाएगी. वापस से पूरा फॉर्मूला आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है. सर, एक और चीज सीखना. अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, मुझे जस्ट याद आ गई, मैं बता रहा हूं 2 मिनट. सर, बस एक चीज ध्यान रखना, बाई चांस अगर एग्जामिनर डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दे दे तो स्पॉट प्राइस में से उस डिविडेंड के अमाउंट को एलिमिनेट करना होगा. अगर डिविडेंड फ्यूचर ईयर्स में मिल रहा है, फ्यूचर मंथ्स में मिल रहा है, तो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, फिर उस स्पॉट प्राइस में से डिविडेंड की वैल्यू को माइनस करना, ताकि एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस हम पूरे कैलकुलेशन में सब जगह यूज कर पाए. दैट वाज ऑल. सर, अभी YouTube पे एक वीडियो चला जहां पे एक फैकल्टी ने बोला कि सर हम है ना राउंड ऑफ करते हैं, और अभी तक ऐसा सिखाया जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स की अपर राउंडिंग ऑफ की जाती है. कहाँ पे? इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में कॉन्ट्रैक्ट्स की अपर राउंडिंग ऑफ की जाती है. मैंने कल ही वो वीडियो मेरे सजेशन पेज पर आया, मैंने कहा ऐसा तो हमने कभी सीखा ही नहीं था. चूंकि लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूट को, जहां कंप्लीटली इलॉजिकल होता है वहां भी फॉलो कर लेते हैं. एक तो होता है कुछ एम्बिग्विटी हो तो फॉलो करो, जहां दोनों सही है तो चलो उनका सही मान लिया. एक होता है वो गलत ही है, वहां स्कोप ऑफ डिस्कशन नहीं है, वहां हम खुद को फॉलो करते हैं, राइट. और वही हम कर रहे थे और वही इंस्टीट्यूट ने भी किया. सर, इंस्टीट्यूट ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन कर दिया जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं, क्योंकि आप वो रेक्टिफाइड वाला ही एनीवेज करते आ रहे थे. जब उन्होंने वो रेक्टिफिकेशन किया तो एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो बना के, नहीं भाई अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, अब अपर राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, अब सिर्फ राउंडिंग ऑफ करना है. तो भाई हम तो लिख ही रहते हैं ना, हमने कभी भी राउंड अप या राउंड डाउन नहीं बोला, हमने हमेशा राउंड ऑफ ही बोला उसको एनीवेज भी. तो ऐसे अपडेट्स अपनी क्लास स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होते, और आई होप आपके लिए वो रेलेवेंट, आपको फील भी होगा कि यार हम तो ऐसा एनीवेज भी नहीं कर रहे थे. करेक्ट. चलो भाई, नेक्स्ट आ जाओ आ जाओ आ जाओ. सर, ब्लैक शोल्स मॉडल अगर अपना अच्छे से डिस्कस हो गया है तो अपन चलते हैं अब IRNM में FRA के कॉन्ट्रैक्ट पे. सर, FRA में आपको पता है कि गेन लॉस का कैलकुलेशन कैसे सोचते हैं. अगर हम बोरो कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सस्ते में बोरो कर पा रहे हैं तो फायदा, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से महंगे में बोरो कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू मार्केट तो लॉस, राइट. मतलब कंपेयर दो चीजों को करना है, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर के रेट को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, और मार्केट में उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो रेट है उसको स्पॉट रेफरेंस रेट बोलते हैं, या फिर सिर्फ रेफरेंस रेट बोलते हैं. तो जो भी नोशनल प्रिंसिपल है मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस. व्हाट माइनस व्हाट पे काम नहीं करते क्योंकि अदरवाइज मगअप करना पड़ेगा. लेंडर के केस में अलग है, बोरोअर के केस में अलग है. तो आप तो कॉमन सेंस लगाना, किसमें से कुछ भी माइनस कर दो, गेन लॉस कॉमन सेंस आपका चलता है, जो मैंने सिखा दिया. सर, मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेरा पीरियड ऑफ बोरोइंग है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच बिकम ड्यू. लेकिन टाइमलाइन पे इमेजिन करो ये मेरा पीरियड ऑफ बोरोइंग है, तो इंटरेस्ट ड्यू होता है यहाँ पर, लेकिन FRA का सेटलमेंट यहाँ पर होता है तो उसको डिस्काउंट कर देते हैं. कुछ स्टूडेंट थे अभी सितंबर 25 एग्जाम में जो डिस्काउंट करना ही